आग जो लगी पड़ी है रियल एस्टेट में, क्या रीजन है उसका? 100 रीजन है। कोई बिल्डर ट्रेडर्स को नहीं चाहता अपने प्रोजेक्ट में। 40,000 फुट पे भी आज लोग बाय कर रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा आ गया भाई, आज गुड़गांव पीक पे आ चुका है। बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? डीएलएफ हार्बर। उससे ज़्यादा प्रीमियम तो किसी प्रोजेक्ट में नहीं नहीं है, होगा। हम विशाल भार्गव जी को कैसे बोल सकते हैं? इन्होंने एक बात बोली थी भाई कि द ट्रेडर हु क्रिएटेड द बबल आल्सो बर्स्ट द बबल। रियल एस्टेट इज नॉट ओनली अबाउट डिमांड भाई, रियल एस्टेट इज ऑल्सो अबाउट सप्लाई। आपने शोभा और प्रेस्टीज की बात करी, बट गोदरेज क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा मार्केट में? दिल्ली से अगर कोई आदमी नोएडा शिफ्ट करेगा ना, अगर उसका एक ही रीज़न है। आपको लगता है अब ये टाइम है जब थोड़ा स्लो डाउन आएगा, थोड़ा प्राइस नीचे आएंगे? द्वारका एक्सप्रेस वे पे सप्लाई फॉर रेजिडेंशियल लग्जरी बहुत आने वाली है। दिल्ली का इन्वेस्टर है, आपको क्या लगता है कहाँ पे आज उसकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, कहाँ लेना चाहिए उसको? अगर 1 करोड़ लगाएंगे, 1 करोड़ का प्रीमियम ले जाएंगे, फिर 2 करोड़ में 2 फ्लैट ले लेंगे, वो कभी ना कभी आके तो फंसेंगे ही फंसेंगे। 21 या 22 में प्रॉपर्टीज खरीदी थी, आज वो एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं। ब्रोकर ने बोला सर 30% दे दो, मैं निकाल दूंगा। तो इससे बेटर है कि वो रियल एस्टेट से दूर रहें। तो ये रोटेशन नहीं घूम पा रही वो फंड्स की। बता रहा हूँ आपको, रियल एस्टेट की कोई समझ नहीं है। इतना ज़्यादा बूम हो रखी है, एंटर करना चाहिए आज। ये एक्सप्लेन करो, मतलब मैं अपने व्यूज़ को बताना चाहता हूँ कि ट्रेडर्स कौन होते हैं। आपको आंसर सारे पता है। गौर लग्जरी में नहीं आया था, गुड़गांव में ये हाल है। नोएडा की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं, यही रीज़न है। लेने का सिर्फ एक रीज़न होना चाहिए। Why would I go and invest in नोएडा और गुड़गांव क्यों जाऊँ? फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए वैलिड है। अब यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन बिल्डर। लोकेशंस की बात करूँ तो ज़्यादातर गुड़गांव को क्यों प्रेफर करा जाता है नोएडा? आपके लिए बेस्ट लिविंग के लिए प्रोजेक्ट कौन सा होगा? कहाँ से आ रहा है ये पैसा? एक जॉब करने वाला आदमी, लग्जरी समथिंग कि आपको ओपन एरिया मिले, ग्रीन मिले, दैट इज लग्जरी। लेकिन गुड़गांव में भी तो 5 किलोमीटर जाने में अब 1-1 घंटा लग रहा है ना बीच तो में। लग ही रहा है। हरियाणा में अगर गवर्नमेंट चेंज होती है या नोएडा में अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो रियल एस्टेट में फर्क पड़ेगा। भाई ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग की बात करें आप। भाई गुड़गांव के ब्रोकर आज भी नेगेटिव करते हैं नोएडा मार्केट। 4 से 5 घंटे लोगों को ट्रैफिक में लगा है। गुड़गांव 2 घंटे लगता है, वहीं ले लेते हैं प्रॉपर्टी। और रियल एस्टेट कैसे बढ़ेगा? सिग्नेचर ग्लोबल से ना मुझे उम्मीद थी कि अच्छा करेगा। 5 अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स। So hi guys, I'm your host Ankit Singh and welcome back to your own channel State India। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है। इसके 2 रीजंस हैं, वो बताता हूँ। सबसे पहला, जो हमारे साथ आज गेस्ट जुड़े हैं उनके बारे में मुझे लगता है इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ द टॉप इन्फ्लुएंसर ऑफ नोएडा, स्पेशली अगर आप नोएडा रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं। और सेकेंड, ही इज़ वन ऑफ द टॉप चैनल पार्टनर ऑल्सो, जो ऑल द लिस्टेड कंपनी जैसे गौर है, प्रेस्टीज है, M3M है, तो एस है, बहुत अच्छा काम कर रखा है। और दूसरा टॉपिक ये है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वो है नोएडा वर्सेस गुड़गांव मार्केट के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। पूरी डीप डिस्कशन करेंगे, वीडियो के एंड तक बनी रहेगा, क्योंकि ऐसा कोई सवाल नहीं रहेगा जिसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। अनबायस्ड होके और अनफिल्टर्ड होके पूरी डिस्कशन करेंगे। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए आई वुड लाइक टू इन्वाइट आवर गेस्ट, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, सौरभ शर्मा, जो पूरी डेप्थ नॉलेज में आज बताएंगे। सो वेलकम भाई। थैंक यू अंकित भाई, प्लेजर इज़ ऑल माइन। मैं पता है आपको फ्रैंकली बताऊँ, मैं जब आ भी रहा था ना तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले वो देखा था, स्टार्टिंग फाउंडर्स थे फॉर पेपैल। किसी ने यूट्यूब बना लिया, किसी ने लिंक्डइन बना लिया, किसी ने टेस्ला बना लिया। तो ऐसे ही ना दिल्ली NCR रियल एस्टेट में रहेजा जी हैं, सचिन भाई, मोनू भाई, आप सारे लोग जो दिल्ली NCR का रियल एस्टेट चला रहे हैं। बहुत टाइम बाद आपसे मिले भाई, बड़ा अच्छा लगा जी। सो भाई, एक आपने अभी हाल ही में एक $1 मिलियन लिस्टेड का कुछ करा था, राइट? हाँ, पॉट यू वर पार्ट ऑफ दैट एपिसोड। वो क्या था? वो ये था भाई, एक्चुअली सोनी लिव ने अप्रोच किया था हमें टू डू अ पॉडकास्ट टू प्रमोट देयर शो। तो वो ऐसा सा कुछ था। वैसे हमारे पास बहुत आते हैं, मैं आपको वैसे बताता हूँ कि प्रोजेक्ट प्रमोशन के लिए या किसी चीज़ के प्रमोशन के लिए, बट हम कभी नहीं करते हैं ऐसे। बट सोनी लिव का था और $1 मिलियन लिस्टिंग था, और मैं $1 मिलियन लिस्टिंग जो US का है, रायन सेरेंट वगैरह, तो वो मैंने देखा भी है, तो मेरे को लगा आई थिंक दैट वाज दिल्ली वर्सेस नोएडा वर्सेस गुड़गांव। टॉपिक वाज नॉट डिसाइडेड, देयर इंटेंट वाज टू प्रमोट देयर शो। तो उनका अच्छा। इंटेंट तो ये था। बट तो मुझे लगता है भाई इंट्रोडक्शन की जरूरत तो आज लोगों को नहीं है, बट फिर भी अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, कैसी जर्नी थी? आई थिंक 2018 से आपने स्टार्ट किया था। राइट भाई, तो And- हम और आप वी वर टुगेदर। तो उसके बाद वी स्टार्टेड आवर ओन इन 2020 एंड मे बी यूट्यूब तो भाई ऐसे, या सोशल मीडिया तो स्टार्ट किया था टाइम, उस टाइम कोविड टाइम चल रहा था, तो खाली बैठे बैठे हमने इतनी वीडियोस देखी थी। मैं आपको बता दूँ, मैं 2 लोगों से इंस्पायर हुआ था ज़्यादा। एक फ़ारूक सैयद हैं दुबई में, और एक रायन सेरेंट हैं US से के रियल एस्टेट से रिलेटेड। तो मैं देख रहा था, मैं खाली टाइम था, तो मैंने काफ़ी वीडियोस उनकी देखी, तो मैंने कहा आई कैन ऑल्सो ट्राई। तो बस ट्राई किया, तो सोशल मीडिया ने काफ़ी पुश दे दिया। इससे रिलेटेड और बताता हूँ, शायद मेरे व्यूअर्स भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते।
हम तो रियल एस्टेट बहुत पुराने से कर रहे हैं, बट 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो स्टार्ट करी थी। मैं बहुत इंस्पायर हुआ भाई, यू आर द वन जिससे मैंने एक्चुअल में वीडियोस बनानी शुरू करी थी। आई यूज्ड टू सी योर वीडियोस, मैं कहा एडिटिंग है ये वो। तो मुझे लगता है कि घर बैठे एक इंसान को किस तरीके से आप कोई भी डिस्कशन करते हो, बट वो अच्छी होनी चाहिए डिस्कशन, और सही होनी चाहिए, तो ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो एक यू आर द वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी थी। तो थैंक यू सो मच। नहीं, हम तो हम देखो एफर्ट तो डालते हैं वीडियो हाँ, शूट करने के लिए, उसको एडिट करने के लिए, ओवरऑल पैकेज करने के लिए हम थोड़ा और एफर्ट मुझे लगता डालते हैं। है इस 5 से 10 15 मिनट की वीडियो के पीछे जो मेहनत होती है ना, हाँ हाँ, वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी टेक ऑलमोस्ट 15 डेज। हाँ, क्योंकि जब आप अक्रॉस द टेबल बैठते हो ना किसी कस्टमर के साथ, आप आटे में नमक चलता है, कुछ भी बोल देते हो आप। बट राइट, रियलिटी ये है, जब आप कैमरा के सामने होते हो, तो आपको 5 जब विषय पड़ जाती है, आप 5,000, 10,000, 15,000 लोग दिखते हैं, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें होती हैं जो बड़े संभल के और बड़े तरीके से बोलनी होती है, और एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक यू आर डूइंग वेल। जैसे अपना मैंने एक बात देखी भाई कि सोशल मीडिया ने एक रीज़न ये भी है जो पिछले, जैसे काफ़ी लोग पूछते हैं क्यों बढ़ रहे हैं इतने प्राइसेस, जी। तो ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रीज़न है। दुबई बिकने का इंडिया से सारा मेन रीज़न सोशल मीडिया है कि अब जिसको ना रियल एस्टेट से कोई लेना देना था, वो अपना दिल्ली में रह रहा था शांति से, उसको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी भी नहीं थी, कोई इंटेंट भी नहीं थी। अब उसके फीड में कोई रील आ गई, उसके फीड में कोई यूट्यूब पे वीडियो आ गई, और उसको लॉजिक भी लगा कि हाँ यार मैं कहाँ रह रहा हूँ टाइप्स। तो कितने लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी सोशल मीडिया की वजह से खरीदी है। आपको पता है ये सोशल हाँ, बिल्कुल। कितना कितना कल बड़ा मैं ट्रस्ट। रील देख रहा था, एक 40 लाख पॉपुलेशन होगी आई थिंक दुबई की, हाँ, इफ आई एम क्लोज नॉट टू रॉन्ग। 4। उसमें 2 से ढाई लाख ब्रोकर हैं। अच्छा, ये नहीं पता मुझे। तो मैं कल रील देख रहा था, ये अच्छा, रियलिटी है। अच्छा, सो आज जितनी भी न्यूज़ की बात करें, आज इंस्टाग्राम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। राइट। जिस तरीके से भाई जैसे मार्केटिंग होती है, प्रमोशंस होती है, या लोग वायरल हो जाती है ना वीडियोस, तो हाँ, ये बात सही है कि रियल एस्टेट एक वन ऑफ द रीज़न। नहीं, लेकिन पता है भाई, जैसे पहले इट यूज्ड टू बी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है? नाउ एवरीबॉडी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, एवरी बिज़नेस। कोई चिप्स बेच रहा है, कोई एनर्जी ड्रिंक बेच रहा है, कोई रियल एस्टेट बेच रहा है, तो हर कोई अपना कंटेंट बना रहा है। अब तो हर कंपनी अपनी कंटेंट टीम रख रही है, तो एवरीबॉडी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर नाउ, व्हिच इज़ ओके। अब दिस इज़ द न्यू वे ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट, रियल एस्टेट, एनीथिंग। बट क्या है कि जैसे रियल एस्टेट ना लाइफ में इससे महंगा इंसान कुछ खरीदता नहीं है। बिल्कुल। मतलब बहुत, अब इसमें क्या है कि ऐसा लगता है कि जैसे इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली, क्योंकि आप सबकी सुनो, मैं हर बार ये रिपीट करता हूँ, सबकी सुनो, अपना इन्फॉर्म डिसीजन लो। कि बहुत सारे तो अब ऐसे हैं जो पहले मुझे ऐसा लगता है कि वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ना अलग सेगमेंट भी आ गया इंस्टाग्राम पे जो रियल एस्टेट को कर रहा है। जैसे या तो करोल बाग में जैसे गाड़ियाँ नहीं बेचते थे कि तुम्हारा भाई ले आया है, तो बहुत ट्रेंडिंग चलते थे वो चीज़ें। हाँ, तो वो एक आया था एक फेज, तो ऐसा वो वाला सेगमेंट जो है रियल एस्टेट में भी है। अब उनको रियल एस्टेट का कुछ नहीं पता। हम्म। मतलब क्योंकि आप लोग, हम कितने जो जिन्होंने साइकिल देखी है भाई, 2012, 13, 15, 18 कैसा था, 20 कैसा था, टेंट लगा के कैसे बिकती थी प्रॉपर्टी, ब्रोशर सड़क पे लेके कैसे बिकती थी प्रॉपर्टी। हमने शुरू करा भाई, मैंने शुरू करा है। हाँ, मैं 2018 से बताता हूँ। गौर आया था, हम जब थे तो 3200-3300 रुपये आई थिंक शुरू हुआ था, किस तरीके से वो बिकता था, हाँ, 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 और वो जर्नी मैंने देखी है। और आज आई थिंक 10,000 12,000 रुपये में लॉन्चेस हो रहे हैं। राइट, राइट। राइट, तो इतनी आग जो लगी पड़ी है रियल एस्टेट में, क्या रीज़न है उसका? 100 रीजन है भाई, 100 रीजन है। जैसे एक तो रीजन भाई सोशल मीडिया है, फॉर श्योर। एक रीजन ऐसा है जो कोई बात नहीं करता जिसके बारे में, सोशल मीडिया की वजह से, यूट्यूब और इंस्टाग्राम की वजह से। जब मान लो उसने एक वीडियो देखी, फिर उसने 10 वीडियो उसको दिख रही हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ लो आप, गुड़गांव में कोई डीएलएफ आर्बर फॉर एग्जांपल, जी, आर्बर से ही स्टार्ट हुआ था ना ये सोल्ड बिल्कुल आउट, और बिल्कुल। वो जो एक माहौल बना था 2000। 24 घंटे 48 घंटे में, हाँ हाँ, वो जो माहौल था, मतलब टिकट साइज वॉज 7 to 8 CR। या सो आर्बर वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस रियल एस्टेट साइकिल। तो एक तो रीज़न भाई सोशल मीडिया है। अब उसमें वो ट्विटर पे लोगों को दिख रहा है कि कैसे भीड़ लगी पड़ी है, तो फिर एक फोमो क्रिएट ऑटोमेटिक हो गया कि वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। तो एक रीज़न सोशल मीडिया बहुत बड़ा रीज़न है जो लोग बात नहीं करते हैं। जिसका कोई इंटेंट नहीं था ना रियल एस्टेट में लेने का, उस आदमी ने भी रियल एस्टेट सोशल मीडिया की वजह मैं से। इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करूँगा, आज से अगर हम 1 साल पहले चले जाते हैं, तो बहुत लिमिटेड से यूट्यूबर्स होते थे जो रियल एस्टेट का बनाते थे। राइट, आज हर कोई, हर दूसरा तीसरा बंदा इंस्टाग्राम पे रील्स। बनाना चाहिए भाई, मैं तो कह रहा हूँ। क्योंकि देखो, अब आपका फ़ोन देखो, मेरा फ़ोन देखो, किसी का भी फ़ोन देखो, चाहे वो 5 करोड़ का आदमी है, चाहे वो 100 करोड़ का आदमी है, अगर आप उसका वो देखोगे ना सेटिंग्स में जाके कि कितना घंटे वो फ़ोन पे उसका रहता है, जी, 3 घंटे 4 घंटे फ़ोन पे रहता ही रहता है हर आदमी। तो अगर वो अवेलेबल ही सबसे ज़्यादा दिन में फ़ोन पे है, तो उसको फ़ोन पे पकड़ना पड़ेगा इवेंचुअली। और शाम को स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो है। स्क्रीन टाइम है ही है ओवरऑल। तो आप उसे इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, एक्स पे, यूट्यूब पे, जैसे भी आपको देखो जनरली, ये सिर्फ रियल एस्टेट से तो है नहीं। ऐसी कौन सी कंपनी है जो कंटेंट नहीं क्रिएट कर रही? एवरीथिंग अराउंड अस इज बीइंग सोल्ड बाय सोशल मीडिया। इज जस्ट के अब क्या है कि कोई फिल्टर नहीं है।
पहले भी नहीं था वैसे, बट अब तो बिल्कुल ही कोई फिल्टर नहीं है, कोई भी आके कुछ भी बता सकता है, तो आप अपना इन्फॉर्म डिसीजन लें, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो कोविड के बाद जैसे प्राइसिंग एकदम से शूट अप करी, राइट? मैं अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात कर लेता हूँ, क्योंकि हम गुड़गांव को भी जिक्र करेंगे यहाँ पे, तो 6 से 7,000 8,000 रुपये में द्वारका एक्सप्रेसवे उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था। M3 वाज वन ऑफ द कैपिटल, यस। एग्जांपल। उसके बाद अगर मैं एक्सप्रेसवे पे बात करूँ, तो एक्सप्रेसवे पे आई थिंक 6,000 7,000 8,000 रुपये के रेट पे आई थिंक ट्रेड होती थी। नोएडा एक्सप्रेस है। एक्सप्रेसवे, नॉट एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ। भाई आज 40,000 रुपये का रेट हो गया है और आज भी बायर है। लेकिन वो देखो ये दोनों ना अलग अलग चीज़ें हैं। कैपिटल वॉज बीइंग सोल्ड एट 9,500, द स्टार्टिंग प्राइस 9-9,500 रुपये, 9 साढ़े 9,000 ऑल इन आता था। है ना। वो 25,000 का नहीं हुआ, मतलब ऐलान प्रेसिडेंशियल हो गया जिस भी प्राइस पे वो आया, बट M3M कैपिटल नहीं हुआ उस प्राइस का। एक दूसरा प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च हुआ सिमिलरली नोएडा एक्सप्रेसवे पे, जो 5,000 का था, वो 40,000 का नहीं हुआ, या ना वो 20,000 का हुआ है। तो वो प्रोजेक्ट 2 गुना या 2.5 गुना या 3 गुना हुआ है, और दूसरे प्रोजेक्ट्स अब आ गए हैं जो एक अलग सेगमेंट को केटर करना शुरू कर रहे हैं, जो जिसको कोई केटर नहीं कर रहा था, या फॉर एग्जांपल, या वो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। क्या ये रीज़न हो सकता है कि पुरानी कंस्ट्रक्शन थी और पुरानी टेक्नोलॉजी थी? जो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, नॉट एक्सटेंशन का ले लेते हैं एग्जांपल, तो जो 4,000 की चीज़ थी वो आज भी 8,000 रुपये में ट्रेड हो रही है। राइट 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 बट जो नई डेवलपमेंट हो रही है, नई तरीके से हो रही है और राइट नई एम्यूनिटीज़ आ रही हैं, तो वो 12,000 से शुरुआती है। राइट राइट राइट। अब जैसे, लेकिन देखो, आपने नोएडा वर्सेस गुड़गांव भी स्टार्टिंग में बोला, ये हाँ जी। एक बड़ा एक हमें लड़ाना नहीं है इसमें, नहीं, बट हमें फैक्ट मुझे बताना मजा है, आता है इसमें, ये क्योंकि समय ऐसा आ गया भाई, आज गुड़गांव पीक पे आ चुका है। मैं कल एक रील देख रहा था, कल आपने ट्रैफिक का देखा है गुड़गांव में किस तरीके से हाल हो रखा है। 4 से 5 घंटे लोगों को ट्रैफिक में लगा एक्चुअली। राइट। सो एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था आपका, उसमें आपने ये चीज़ बोली कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, इसलिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वहाँ जाने में, तो लोग इसलिए रियल एस्टेट रह रहे हैं। हाँ, तो ये मैंने भी देखा, ये इंस्टाग्राम पे ही देखा मैंने भी, कि लोग ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि इतना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आदमी को मजबूरी आके वहीं पे रहना पड़ेगा। लेकिन देखो, आप एक चीज़ देखो, चलो द्वारका एक्सप्रेस पे एग्जाम्पल लेते हैं, 9-9,500 रुपये का रेट, आज की तारीख में 15,000, ठीक है, 1.5 गुना के आसपास आप बोल सकते हैं कि ये प्रीमियम आया है, जो तेजी का टाइम है। या बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, DLF हार्बर, उससे ज़्यादा प्रीमियम तो किसी प्रोजेक्ट में नहीं नहीं होगा। है, नहीं है। इट वॉज सोल्ड एट आई थिंक 17,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, और ऑलमोस्ट 8,000 9,000 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्रीमियम आ रहा है, विच इज़ हाउ मच, क्लोज टू 60% का प्रीमियम। अगर मैं पेम प्लान के हिसाब से देखूँ तो लोगों ने डबल भी कमाया है। हाँ हाँ, वो तो लेवरेज जो पेमेंट का मिल गया वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन आप कमिंग बैक टू नोएडा भाई, फॉर एग्जांपल सेम प्रॉपर्टी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सेक्टर 150 के अंदर फॉर एग्जांपल ATS होमक्राफ्ट पायस ऑर्चर्ड, विच इज़ नॉट अ वेरी लग्जरी या कोई बहुत बड़ा बिल्डर या बहुत अच्छा कोई शानदार प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। जी। इट वॉज बीइंग सोल्ड एट क्लोज टू 5,000 रुपीज़ अ फुट, रीसेल इज क्लोज टू 12,000 रुपीज़ अ फुट, मे बी 11,000 रुपीज़ अ फुट जो हाथ में आएगा। उसका पैसा एक्चुअल डबल हुआ है, मतलब अगर आप इन्वेस्टेड वैल्यू, अगर लेवरेज ऑफ पेमेंट प्लान तो छोड़ दो, फिर तो उसको और आर्बर वाले से भी ज़्यादा फायदा हुआ है, ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जहाँ पे स्कोप ऑफ एप्रीस, अब जैसे आज अगर नोएडा एक्सप्रेस पे कोई 20,000 रुपये 22,000 रुपये फुट की अगर कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अगर कोई उसे खरीदेगा, तो आप 4 साल में उसे 40,000 रुपये ना एक्सपेक्ट करो, आप बस उसको उसी लिए खरीदो। जैसे अब जो रियल एस्टेट है, दिस अल्ट्रा लग्जरी वाला सेगमेंट, दिस इज फॉर दोज, लेट्स से कि जो JP विस्टाउन में कैलिप्सो कोर्ट में रहता है, और वो कैलिप्सो कोर्ट में उतना अच्छा मेंटेनेंस या क्लब हाउस या उतना अच्छा नहीं है, और वहाँ बगल में लेट्स से कोई नया प्रोजेक्ट आया, जो कैलिप्सो वाला बिकेगा शायद 16,000 रुपये फुट का, नया वाला आ रहा है शायद 20,000 रुपये फुट का, तो 20,000 रुपये वाला बुक करेगा, जब तक लोन पे अपना काम चला पाएगा तब तक चला लेगा, बाद में उसको बेचेगा और उसमें वहाँ पर जाके शिफ्ट कर लेगा। ये अपग्रेड का है, और तब तक होते होते वो 20,000 की चीज़ शायद 27 की हो जाएगी, 28 की हो जाएगी, 30 की हो जाएगी, अब ये वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब ये वाला लाइफस्टाइल अपग्रेड वाला रियल एस्टेट है जो अब गोइंग फॉरवर्ड। तो कोविड के बाद जब 4 साल हो चुके हैं, जिस तरीके से प्राइस का जंप Right. आया है, आपको लगता है अब ये टाइम है जब थोड़ा स्लो डाउन आएगा, थोड़ा प्राइस नीचे आएंगे? नीचे, देखो नीचे किसका आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल नोएडा की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, कि जो ऑलरेडी डिलीवर्ड सोसाइटीज़ थी, फॉर एग्जांपल कैलिप्सो ही था, ठीक है, मैक्स एक्स रेट पे आया, L&T किसी और रेट पे आएगा, तो उससे क्या हुआ, कैलिप्सो में जो रह रहे हैं वहाँ तो कोई रेट सेट नहीं कर रहा, बिल्कुल। कोई बिल्डर अवेलेबल नहीं है वहाँ। क्या कैलिप्सो वाले, अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप सब सोसाइटीज़ के बने होते हैं, वो कह रहे हैं भाई बगल में अगर कोई चीज़ 22,000 23,000 24,000 रुपये फुट की बिक रही है, वो मिलेगी 4 साल बाद, हम ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, तो हम भी तो 17,000 रुपये मांगना शुरू करें जो हम 12,000 रुपये का बेच रहे थे। तो इस तरह के रियल एस्टेट में आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा 10-15% का करेक्शन आ सकता है, जिसने दूसरा, क्योंकि महंगा बिक रहा है तो मेरा भी महंगा होना चाहिए, और ऐसी वैसे रियल एस्टेट ऐसी चलता है, वो जो प्राइस का थोड़ा बढ़े हैं, जब और अच्छी सप्लाई यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, तो थोड़े से इन वाले रियल एस्टेट एसेट का थोड़ा प्राइस करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मैक्स एस्टेट दोबारा से 18,000 का बिकेगा, या आर्बर दोबारा से 22,000 का बिकने लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो ऐसा सकता। नहीं।
भाई एक चीज़ और, जैसे आज मैं ना, आई एम नॉट अ रियलिटर, एक सेकंड में समझ लेते हैं कि मैं ना तो कंसल्टेंट हूँ ना मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। आज मैं बहुत लेमैन, बहुत ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा जो मुझे लगता है लोगों के सवाल हैं, एंड यू आर द राइट वन हु कैन गिव द आंसर्स। तो ये जो 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के जो इन्वेस्टर्स हैं, ये एंड यूज़र में भी प्रॉपर्टीज़ लोग खरीद रहे हैं, ये कौन है? क्योंकि 1 साल तक समझ आता है भाई, 2 साल तक समझ आता है। आज भी कोई नया प्रॉपर्टी आती है, यू गिव एन एग्जांपल ऑफ 40,000 पर स्क्वायर फीट, नोइंग द फैक्ट कि इट्स अ ट्रम्प, तो 40,000 फुट पे भी आज लोग बाय कर रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन है ये बायर्स? ये देखो, ये वही हैं जो ऑलरेडी उसने आर्बर भी ले रखा है। मैं आपको एक्चुअली बताऊँ, ट्रम्प में जो लेगा उसने आर्बर लिया हुआ है, उसने शायद परवाना भी लिया हुआ है। वो वेट कर रहा था कि मेरी फैक्ट्री नोएडा में है, तो मैं नोएडा में मेरे मतलब का कुछ था ही नहीं, तो अब यहाँ पे आ गया। जैसे मैं आपको इसको ना, चलो दूसरे एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ। शोभा बहुत अच्छा डेवलपर है भाई, बिल्कुल, टॉप क्लास, मुझे बहुत अच्छा लगता है एज एन एंड यूजर पर्पज से, अगर है ना, बहुत कोई बहुत छोटी छोटी बारीकी में काम करता है राइट शोभा। राइट, है ना। अब शोभा का वो ऐलान के पीछे कौन सा है, वो 106 में एक प्रोजेक्ट आया था ना उनका, गोदरेज का, एल्टस एल्टस Altus। शोभा एल्टस, अच्छा, शोभा का, हाँ। हाँ शोभा एल्टस, और एक उनका सेक्टर 80 में वो कर्मा लेक लैंड्स वाला, उसको उतना रिस्पॉन्स नहीं आया जो रिस्पॉन्स ग्रेटर नोएडा में शोभा औरम को आया। ठीक है भाई, क्योंकि रियल एस्टेट इज नॉट ओनली अबाउट डिमांड भाई, रियल एस्टेट इज ऑल्सो अबाउट सप्लाई। अगर सेम तरह की सप्लाई, अब जैसे गुड़गांव के अंदर लग्जरी रेजिडेंशियल की सप्लाई है, रेडी टू मूव इन में भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन में भी है, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में भी है, और नए और भी आ रहे हैं। बिल्कुल। नोएडा के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है भाई, कि यहाँ पे पैसे हैं लोगों के पास, पर यहाँ पे सप्लाई ऑफ डिसेंट, नॉट इवन लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी, डिसेंट प्रोजेक्ट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस। तो वही शोभा जो वहां पे 20,000 रुपए में, 21,000 रुपए में स्ट्रगल कर रहा है सेल करने का, यहाँ पे वो ऑल इंक्लूसिव ऑलमोस्ट 15,500 रुपए पर स्क्वायर फीट में ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 36, वो भी कोई मेन जेपी ग्रीन्स के अंदर नहीं था वो प्रोजेक्ट, वो भी उससे आगे जाके था, यहाँ पे आके बेच गया क्योंकि यहाँ सप्लाई ही नहीं है उस भाई चीज की। गुड़गांव में लिस्टेड कंपनी बहुत पहले से आ रही है, राइट राइट, ये 1-1.5 साल से मेरे हिसाब से जंप आना शुरू हुआ है नोएडा में। तभी आपने बहुत अच्छी बात बोली, सप्लाई आज गुड़गांव में बहुत ज़्यादा है। Right. बैक टू बैक जो लॉन्चेस देखे हैं वो अब दिख रहे हैं यहाँ पे, राइट। पर उसके हिसाब से भी अगर नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स की बात करूँ जो नए लॉन्चेस में, बहुत कम है। अब जैसे जो मैं डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। एक और आपको इसी में एग्जांपल देता हूँ, नोएडा एक्सप्रेस वे इज ऑन, मतलब कुछ और लेवल पे जा रहा है नोएडा एक्सप्रेस वे, राइट भाई। अब सेक्टर 150 में जिस दिन वहाँ रजिस्ट्री का इशू सॉल्व होगा, तो वहाँ पे सप्लाई भी क्रिएट होगी, तो वहाँ गोदरेज के कुछ लास्ट के फेज आएंगे, प्रेस्टीज का एक एस के साथ जॉइंट वेंचर में शायद आ जाएगा, बिरला का शायद आ जाएगा, एस के भी और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। तो एक टाइम पे 6-7 प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे सेक्टर 150 में। तो क्या है, कंपटीशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो एक अलग डिस्कशन है, पर सप्लाई बढ़ने वाली है। बिल्कुल। उससे क्या होगा, कंपटीशन होगा। एक बोलेगा कि मैं 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में बेचूंगा, तो दूसरा बोलेगा यार ये मेरे से बड़ा ब्रांड है, मेरा 17 में नहीं बिकेगा, मुझे 16 में बेचना पड़ेगा। या मैं अगर 17 का बेचूंगा, तो अगर वो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान पे बेच रहा है, तो मुझे 25 पे बेचना पड़ेगा, या 30-70 पे बेचना पड़ेगा। तो इट इज गुड। अब सप्लाई क्रिएट होने वाली है एक माइक्रो मार्केट में। अभी तक नोएडा के अंदर क्या सप्लाई ही नहीं है, नहीं थी। एक 2 प्रोजेक्ट। अच्छा, अथॉरिटी भी यहाँ पे अपने आप में एक वो है, वो सप्लाई इतना कंट्रोल करके चलते हैं। एक साथ जब सप्लाई आएगी एक रियल एस्टेट एसेट की, तो प्राइस थोड़ा स्टैग्नेंट होगा, क्या ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि अथॉरिटी इन्वॉल्व है यहाँ पे? विच इज गुड, विच इज गुड। यहाँ पे वो एमसीडी या म्युनिसिपल वाला तो बट कुछ, नोएडा को सुन के भाई हमेशा यही लगता था कि यार हर तीसरा प्रोजेक्ट फेल्ड है, वो तो स्टक है। वो तो आई थिंक बहुत बार, आई थिंक लोग शायद अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि वो टुकड़ों में पैसे व्हाई एम आते सेइंग इज क्योंकि गुड़गांव में मैंने पिछले 4 साल से मैं गुड़गांव ही काम कर रहा हूँ, उससे पहले मैं नोएडा था। तो गुड़गांव के अंदर ना हमें कन्विक्शन नहीं देनी पड़ती कि बनेगा नहीं बनेगा, वो ये देखता है कि स्पेसिफिकेशन कैसी है या प्रोजेक्ट कैसा है, क्या लोकेशन है, और क्या क्या चीज़ है। जैसे स्मार्ट वर्ल्ड का एग्जांपल लेते हैं, 69 में है, नोइंग द फैक्ट कि वो नया बिल्डर है, किस तरीके से बिका, राइट है राइट। ना। बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन हम लोगों ने फोटो हम्म। वो दिखाई, वो सिंगापुर वाली फोटो दिखा के वो पूरा प्रोजेक्ट नया दिखा। बिल्डर होने के बाद मुझे लगता है एक्सेप्टेंस नोएडा में आज है कि नया बिल्डर आएगा और उसका माल बिकेगा। हाँ हाँ, जैसे को प्रेस्टीज देखो, उसको आप नोएडा ही बोल लो ऑलमोस्ट, तो वो नया कोई चीज आई तो लोगों ने ट्रस्ट किया, तो बहुत अच्छा। प्रेस्टीज ने काम बहुत अच्छा करा हुआ है। राइट राइट, पुराना। शोभा ऑल्सो ना। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि नोएडा के अंदर इस चीज की सप्लाई की लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे अच्छे डेवलपर्स की बहुत मैसिव जरूरत थी, तो जब इस तरह के डेवलपर्स आ रहे हैं, तो उनके माल तो खड़े पैर बिक रहे हैं। अब देखो एल&टी आ गया, एक्सपीरियन आ गया, M3M आ गया, पूर्वांकरा भी जल्दी आने वाला है। रियल एंटी की वीडियो आने वाली है 3-4 दिन में। मैं बहुत इट्स अ वेरी गुड लोकेशन है, very वेरी good गुड लोकेशन। आपने शोभा और प्रेस्टीज की बात करी, बट गोदरेज क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा मार्केट में?
एरिस्टो कोड आया उसका गुड़गांव में, बहुत मल्टीपल न्यू गुड़गांव में भी आया, बट उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आया गोदरेज, प्रीमियम नहीं मिलता भाई लोगों को उसमें। देखो रियल एस्टेट के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, जैसे काउंटी है फॉर एग्जांपल, नोएडा का एक लोकल डेवलपर है, ठीक है, वो नाम से बिक जाता है। काउंटी का अगर कोई प्रोजेक्ट आता है, लोग मांगते हैं कि हाँ मुझे काउंटी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उसकी डिलीवरीज बहुत अच्छी हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसा प्रोजेक्ट नहीं दिखाया आपने, अगर आपने उससे अच्छा डिलीवर कर दिया, जैसे क्लियो काउंटी, इनफैक्ट एस पार्कवे भी, एस पार्कवे जैसा बनना था उससे कई गुना ज़्यादा बेटर उन्होंने डिलीवर करा है, क्लियो काउंटी जैसा बनना था उससे कई गुना बेटर उन्होंने डिलीवर करा है। तो जब उसी डेवलपर का अगला प्रोजेक्ट आएगा ना, तो लोग जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो अपने आप ही माउथ, मतलब वर्ड ऑफ माउथ हो जाता है। गोदरेज का क्या, इट इज़ मोर ऑफ मार्केटिंग प्ले आई वुड से। अभी तक डिलीवरीज इतनी अच्छी सुंदर नहीं आई हैं, नहीं। ऑल्दो गोदरेज वुड से थोड़ा सा ठीक उनका अब हो गया है कंपैरेटिवली, लेकिन जैसे गुड़गांव के भी जो पुराने डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इतना ज़्यादा कोई अच्छे हैं ही तो नहीं। आपको लगता है कि आज कोई भी बिल्डर पे इन्वेस्टमेंट करे तो उसके पास्ट एक्सपीरियंस और एक ही पास्ट तरीका है, डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स पे जरूर देखे। एक ही तरीका है, मैं काउंटी का भाई स्टोरी मैंने काफ़ी देखी है। काउंटी ने एक मिड सेगमेंट से स्टार्ट करा था। राइट। काउंटी स्टार्टेड विद इंद्रापुरम, उसके बाद नोएडा एक्सटेंशन में चेरी काउंटी आया, कोको काउंटी के टाइम पे आई वाज देयर। उसके बाद फिर इन्होंने थोड़ा अपग्रेड करना शुरू करा, फिर 107 आया, उसके बाद क्लियो काउंटी बहुत अच्छा डिलीवर करा है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। आप देखो, आप मुझे गुड़गांव में कोई एग्जांपल नहीं बता पाओगे, 9,000 रुपये फुट का काउंटी 107 आया था ऑलमोस्ट, 8.5 9 9.5 इस रेंज में आया होगा। आज की तारीख में रीसेल इज क्लोज टू 23,000 24,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। हम्म। इस तरह का रिटर्न इन लास्ट मे बी 5 ईयर्स आप गुड़गांव में भी कोई एग्जांपल नहीं बता पाओगे जहाँ पे इतना इतना अच्छा रिटर्न मिला है। तो अगर इतना अच्छा रिटर्न दिया है उसने, तो अगली बार आदमी ट्रस्ट करेगा। और छोटा सा मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड कर रहा हाँ हूँ, जी। जैसे छोटी छोटी चीज़ों से ना नीयत और इंटेंशन का पता चलता है। हर बार दिवाली पे जो सोसाइटी ऑलरेडी उसकी डिलीवर्ड है, उसका कोई लेना देना नहीं, प्रॉपर्टी बिल्कुल। डिलीवर कर चुका हूँ, बहुत अच्छी मेंटेन भी कर रहा हूँ, कोई मेरे को ऑब्लिगेशन नहीं है उन कस्टमर्स को खुश रखने की। दिवाली पे छोटा ही सही, लेकिन एक गिफ्ट, एक एक घर में 2,500 फ्लैट है, एक बंदा 10 बंदे असाइन होंगे जो एक एक घर में जाके 2,500 फ्लैटों में जाके दिवाली का गिफ्ट बांट के ये आएंगे। इंटेंट पता चलता है भाई। ये नहीं तो डिलीवरी के बाद तो मुझे इंटरेस्ट खो देता है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरा एक और सवाल है भाई आपसे जो पूछना चाहता हूँ कि इस बूम जो मार्केट इतना ज़्यादा बूम हो रखी है, एंटर करना चाहिए आज? अगर एक्सप्रेसवे की बात करूँ, सबसे हॉट ये एक्सप्रेसवे है, नॉट तो एक्सप्रेस। क्या आज उसको इस प्राइस पे भी एंटर करना चाहिए? डिपेंड करता है आप कौन हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी अगर बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं आपने पिछले 3-4 साल में, नहीं भी लोगे तो ऐसा नहीं है कि यू विल मिस आउट ऑन समथिंग। हम्म। अगर आपने नहीं लिया था, अब जैसे एल&टी इज़ फॉर समबडी हु हु वांट्स टू अपग्रेड इन मतलब इन द फ्यूचर। आप किसी एक अच्छी सोसाइटी में रह रहे हो, आप फॉर एग्जांपल क्लियो में रहते हो, आप पार्कवे में रहते हो, और आप एक और अच्छी सोसाइटी के अंदर, जैसे जेपी विजन बहुत अच्छी लोकेशन है, जेपी ग्रीन्स बहुत अच्छी लोकेशन है। अगर आप लोकेशन का या प्रोजेक्ट का अपग्रेड के अकॉर्डिंगली कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो क्योंकि आपकी सोसाइटी उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो तो एक अच्छा वैलिड रीज़न है। अगर आप रेंट पे रहते हो तो आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, वो एक बिल्कुल। वैलिड रीज़न है। अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हो, अगर आपका क्वेश्चन ये था, जो प्रीमियम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका पैसा 24,000 पर स्क्वायर फीट हम एल&टी एंटर करना चाहिए आज? 24,000 में आएगा नहीं वैसे। वो तो क्या है कि 24,000 की हवा बनाएंगे, फिर डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स, अगर उनको लगेगा उस हिसाब कि से करेंगे उस आज। हिसाब से ये करेंगे तो हर बिल्डर इसी तरीके से बिल्कुल, वो करता तो जितना अगर उसको लगेगा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो शायद 20 का भी देगा, है। अगर लगेगा कि रिस्पॉन्स आ रहा है तो शायद 21,000 रुपये का भी देगा। लेकिन उस मैंने बताया आपको कि अगर आप एक अच्छी फ्लैगशिप प्रॉपर्टी लंबे टाइम तक आप होल्ड करना चाहेंगे, जी। तो आप एल&टी लेंगे, इट इज़ वेरी गुड। जेपी विश टाउन और जेपी ग्रीन्स भी, ये दोनों ऐसी टाउनशिप्स हैं जो दोबारा नहीं क्रिएट होनी है। प्लस मैं आपको एक और चीज़ बताऊं भाई, इफ़ इन रियल एस्टेट यू डू नॉट वांट टू गो रॉन्ग, अगर आप बोलते हो कि मुझे ऐसी कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे को कम बढ़े या ज़्यादा बढ़े, किराया कम आए या ज़्यादा आए, अंडर कंस्ट्रक्शन की स्टेज में बिक जाए अच्छे प्रीमियम पे या ना बिके, बट आई डोंट वांट टू गो रॉन्ग। उसका एक बेसिक थंब रूल ये है, जहाँ पे जिस भी शहर के सारे अच्छे टॉप स्कूल्स हैं, वहाँ पे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले लो। फॉर You will never एन एंड यूजर, इन्वेस्टर ऑल्सो। ओके। अगर कहीं पे टॉप स्कूल्स हैं किसी भी शहर के, गुड़गांव के जहाँ टॉप स्कूल्स हैं, अब देखो आप टॉप स्कूल्स नोएडा के कहाँ हैं, शिवनाडर, स्टेप बाय स्टेप, जेनेसिस, पाथवेज, प्रोमेथियस, ये सारे उसी बेल्ट में है, जेपी विश टाउन प्लस माइनस 2-3 किलोमीटर के रेडियस, एक्सप्रेसवे की बेल्ट पे ही है। एक्सप्रेसवे की बेल्ट More में, or less। मिड ऑफ एक्सप्रेसवे पे ही है, हाँ जी। क्लोज टू दिल्ली वाला जो एरिया है। दिल्ली से अगर कोई आदमी नोएडा शिफ्ट करेगा ना, अगर उसका एक ही रीज़न है, बच्चे। और आदमी कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने को जब तक बच्चे पुश नहीं करवाएंगे, मतलब एक दादा दादी हैं, बिल्कुल। एक उनके बच्चे हैं जो 30-30 35-35 साल के हैं, और उनका एक ही बच्चा है, अब वो सुपर पैम्पर्ड है। अब बच्चे को बेस्ट स्कूलिंग देनी है। अब साउथ दिल्ली में अच्छे स्कूल हैं फिर भी, बट मॉडर्न बाराकम्मा टाइम में कितने कितने बच्चे जा सकते हैं, ईस्ट दिल्ली में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो उनको मजबूरी में आके नोएडा में शिफ्ट करना पड़ेगा बच्चे की अच्छी स्कूलिंग के लिए। क्योंकि अब उनकी लड़ाई क्या है, उनके माँ बाप की लड़ाई थी रोटी कपड़ा मकान,
बच्चे की लड़ाई थी बिजनेस सेट करना। आप शायद कनेक्ट कर रहे हो बिल्कुल, इससे बिल्कुल। थोड़ा सा, तभी आप थोड़ा सा हल्का बिल्कुल। हल्का स्माइल कर रहे हो। और जो बच्चा मेरा है वो ना स्टेज आ चुका है। तभी मुझे लग रहा है, तो छोटा जो बच्चा होगा ना उसके लिए ऐसा लगेगा इसके लिए सब कर दूं, तो बिल्कुल। अब उसके लिए रोटी कपड़ा मकान करने की जरूरत तो नहीं, वो तो पीछे से आ गया। हम्म, अच्छी लाइफस्टाइल और फॉरेन ट्रिप्स और वो अपन कर रहे हैं। हम्म, अब बच्चे के लिए क्या है, उसको एक अच्छी चीज अच्छा कर देता है, एजुकेशन। और उसको क्या है कि अच्छे स्पोर्ट्स में डाले, अच्छे तो घूम फिर के कहाँ आएगा, वो टॉप स्कूल्स में उसका एडमिशन कराएगा। तो टॉप स्कूल्स के लिए ना अब वो दादा भी उठ के शिफ्ट करेंगे, जो अपने कॉलोनी से कभी शिफ्ट नहीं करना चाह रहे थे 40 साल तक। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप स्कूल के पास ले लोगे ना, रियल एस्टेट प्लॉट ले लो, फ्लैट ले लो, यू बिल्कुल। विल नॉट गो रॉन्ग। भाई हम गुड़गांव या नोएडा की बात कर रहे थे, तो आज गुड़गांव में ना वो प्राइस आज ना थोड़ा थम चुका है, वो मार्केट वैसी नहीं रही है। राइट। और नोएडा का अब समय आ चुका है मुझे लगता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से भी है, और एक दिल्ली का इन्वेस्टर है, आपको क्या लगता है कहाँ पे आज उसकी प्रेफरेंस होनी चाहिए, कहाँ लेना चाहिए उसको? स्कूलिंग तो आपने बता दिया, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, और अभी जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं, लिस्टेड कंपनी भी एंटर कर गई हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि आप सजेस्ट करो कि कहाँ लेना चाहिए उसको? आदमी तो आदमी डिपेंड करता है, आपको पता ही है कैसे है। लेकिन अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछोगे ना, तो आज जैसी दुनिया चल रही है, आज जैसा जॉब्स हैं, जी। अभी जैसा आपको पता होगा ओरेकल का 10% उन्होंने ले ऑफ किया है अक्रॉस इंडिया। बिल्कुल, उनके बिल्कुल। 28,000 या 30,000 आदमी हैं जो ओरेकल में काम करते हैं। देखो, एक सेगमेंट ऑफ आईटी जॉब्स, अभी मेजरली अब आईटी की बात कर लेते हैं। हुँ, बिजनेसमैन का ये ट्रम्प या बहुत लग्जरी वाला एक सेगमेंट तो वो है। हटा देते हैं। एक हो गया आईटी में जो जॉब्स कर रहे हैं, मेजॉरिटी हमारे पास वही लोग हैं। जो मेजरली लोग हैं। उसमें से एक सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल आप मान लो टीसीएस, इन्फोसिस, और एक सेगमेंट है आप मान लो अडोब, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, बिल्कुल। जो थोड़े हाई पेइंग है, और एक थोड़ी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें उतना हाई पे नहीं होता। अब इसके अंदर मेजर ले चल रहे हैं। अब ओरेकल के अंदर 28,000 एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया के अंदर, जिसमें 10% वो ले ऑफ कर रहे हैं। और अगर वो बता रहे हैं ना कि 10% ऑफ ले ऑफ हम एक साथ कर रहे हैं, 3,000 लोगों को, 2,500 लोगों को, तो मान के चलना कि 10-10, 20-20 तो बहुत टाइम से कर रहे होंगे वो। बिल्कुल। अच्छा, उसका रीज़न क्या मैंने अंडरस्टैंड किया, मैंने कहा यार ओरेकल क्यों कर रहा होगा ऐसा? तो मुझे पता चला कि ओपन एआई, जो चैट जीपीटी का पेरेंट कंपनी है, ओपन एआई और ओरेकल की एक डील हुई है। मैं बताऊंगा आपको, कनेक्ट करूंगा आपके क्वेश्चन से कि मैं क्यों ये कहानी से बता रहा हूँ आपको। ओपन एआई और ओरेकल की साल की $30 बिलियन की एक डील हुई है। आप गूगल कीजिएगा, आपको दिखेगा। ओरेकल को डेटा सेंटर्स बनाने हैं ओपन एआई के लिए। तो जितना भी हम चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा, तो वो डेटा सेंटर्स में स्टोर होगा। बिल्कुल। तो ओरेकल उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा डेटा सेंटर्स का, जहाँ पे सारा चैट जीपीटी और ओपन एआई का डेटा स्टोर हो। हुँ, अब ओरेकल को क्या रियलाइज हुआ कि मेरा $30 बिलियन का, तो मेरे को एक ही मेरा सप्लायर है, जहाँ से एक ही वेंडर है, जहाँ से मेरे को $30 बिलियन का तो काम एक ही जगह से आना है। तो बिल्कुल। मैं छोटे छोटे अपने धंधे बंद करूँ, जहाँ से मुझे फॉर एग्जाम्पल उतना रेवेन्यू भी नहीं आना, और मेरा मेरा आदमी भी ज़्यादा लगे हुए थे। हुँ, तो कंसोलिडेट करेगा हर कंपनी इस तरीके से। ठीक है। तो अगर आप एआई की रेस में पीछे रह जाओगे, तो आपकी कंपनी का आपका ले ऑफ भी हो सकता है। प्लस ये जो हाई पेइंग सैलरीज हैं, ये इन्हीं कंपनीज में है। अगर इन कंपनीज में ले ऑफ्स होंगे ना, तो लग्जरी रियल एस्टेट के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट आ सकता आ है। सकता है, बिल्कुल। तो अगर आप एक, इफ़ यू डोंट वांट टू गो रॉन्ग, तो आप एक मिड सेगमेंट या अपर मिडिल क्लास को जो केटर करता है ना, आप अल्ट्रा लग्जरी वाले प्रोजेक्ट्स में एज इन्वेस्टमेंट छोड़ दो। बिल्कुल। ठीक है, आप फिर एक अपर मिडिल क्लास जो सेगमेंट जिसको अफोर्ड कर सकता है, आप उसमें जा सकते हो। दूसरा बहुत बड़ा जो डिपेंडेंसी है, वो सेमीकंडक्टर्स पे है। आप देखो कि सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन्स, गाड़ियाँ, जेट्स, हुँ, जितना भी ईवी के व्हीकल्स, बिल्कुल। सारी चीज़ों के अंदर जो हार्ट है दैट इज सेमीकंडक्टर्स। अब ताइवान कंट्रोल करता है सेमीकंडक्टर्स को। एक कंपनी है, मैं नाम मिस करूंगा शायद, TSMC। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर्स का मैन्युफैक्चरर है, जो ताइवान बेस्ड है। बिल्कुल, ठीक। अब इंडिया को ये रियलाइज हुआ, मैंने अडानी का एक वो देख रहा था इंटरव्यू, जिसमें अडानी जी ये बोल रहे थे कि 90% ऑफ आर सेमीकंडक्टर्स आर बीइंग इंपोर्टेड। ठीक है, अगर किसी एक कंट्री ने हम पे एक सैंक्शन लगा दिया, तो हमारा पूरा जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। वो उसका एपिसेंटर कहाँ क्रिएट कर रहे हैं? बैंगलोर में है ऑलरेडी, हैदराबाद में ऑलरेडी। अभी एक फॉक्सकॉन कंपनी है, ताइवान की ही है, और वो HCL के साथ जॉइंट वेंचर में दे आर इन्वेस्टिंग हेविली ऑन यमुना एक्सप्रेसवे जी। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर के अंदर भी क्या है कि जितना वो छोटा होगा ना, उतना उतना ज़्यादा, उतना कम वो इलेक्ट्रिसिटी लेता है, उतना कम वो पावर लेता है, और उतना एफिशिएंट ज़्यादा होता है। तो अब इंडिया को भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप सिर्फ आईटी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। हुँ, आपको और मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी काम करना पड़ेगा। तो यमुना एक्सप्रेस से उसकी बेल्ट निकल के आ रही है। तो नोएडा के, अगर आप मेरे से वेगली पूछोगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आप मुझे बोलोगे कि 2-2.5 करोड़ में कहाँ करना चाहिए, हुँ। तो मैं बोलूँगा यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लॉट ले लो। 2-2.5-3 करोड़ के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लॉट प्लॉट ले लो, और उसे 5 साल के लिए छोड़ दो। ठीक है? ठीक है। अगर आपको एंड यूज़ नहीं करना, अगर आप
अपग्रेड वाली प्रॉपर्टीज देख रहे हो तो आप डिपेंड करता है कि आप कितने इनकम ब्रैकेट पे हो, आज कहाँ रहते हो, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, वो एक अलग सेगमेंट की बात हो गई। लेकिन अगर आप बिल्कुल प्लेन 2-2.5-3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के लिए मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बोलूंगा कि यमुना एक्सप्रेस पे जाके प्लॉट ले लो, उससे ज़्यादा अच्छा रिटर्न कहीं नहीं मिलेगा। अपना घर है दिल्ली में, हम्म। दूसरा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या तीसरी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, उन लोगों को आपको होगी यमुना एक्सप्रेस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। प्लॉट ले लो, सो गुड़गांव से अथॉरिटी का ले लो, बिल्डर का ले लो, प्लॉट लेके भूल जाओ। तो वहाँ लगता है आपको ग्रोथ कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगी बिल्कुल। बिकॉज ऑफ दिस एवर। बिल्कुल। भाई मार्केट में ना जस्ट एक भाई मैं कहता हूँ, मैंने आपको सेमीकंडक्टर ये सब कहानी इसलिए बताई थी हम्म, कि वहाँ इट इज़ नॉट जो ओनली अबाउट द एयरपोर्ट, वहाँ पे बहुत जॉब्स क्रिएट होंगी, उसमें से शायद आईटी की कम होंगी, बट उसके अलावा जैसे एक मैंने बोला भी था पहले कि सिर्फ इंजीनियर्स आईटी और कंप्यूटर इंजीनियर्स नहीं है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल भी इंजीनियर्स ही होते हैं। बिल्कुल। इस जस्ट मेरे सर्कल के जितने भी लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने करी है, काम सब आईटी में ही कर रहे हैं, तो अभी उनके लिए जॉब्स ही नहीं थी इंडिया में, अब वो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। अगर हम मार्केट क्रैश और प्राइस करेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम विशाल भार्गव जी को कैसे भूल सकते हैं। Right. इन्होंने एक बात बोली थी भाई कि रियल एस्टेट इज अ हाउस ऑफ कार्ड्स, और एक चीज और बोली थी कि 4-4 करोड़ के जो प्रॉपर्टीज हैं ये ट्रेडर्स की वजह से 2-2 करोड़ रुपए की हो जाएंगी। एंड ही हैज आल्सो मेंशन दिस कि द ट्रेडर हु क्रिएटेड द बबल आल्सो बर्स्ट द बबल। देखो कुछ हद तक बात ठीक भी है, लेकिन विशाल भार्गव जी के बारे में खैर हम कई बार बोल भी चुके हैं, बट कुछ हद तक ये बात ठीक भी है। ये बात मुझे आपकी सही लगी अगर इन्होंने ऐसा बोला कि द ट्रेडर हु क्रिएट्स द बबल विल आल्सो बर्स्ट द बबल। राइट राइट, दैट इज वेरी वेरी ट्रू। अगर जिस भी आदमी ने किसी के कसम पे खरीदी थी रियल एस्टेट कि आप अभी 30% दे दो, आप 2 फ्लैट ले लो और अगले इंस्टॉलमेंट से पहले मैं आपका एग्जिट करा दूंगा, वो वाले ट्रेडर की अगर बात हो रही है, जो ट्रेडर सोचता है कि मैं हूं पर एक्चुअली में नहीं है वो, तो उसको तो समस्या आएगी और वही नेगेटिव करेगा। बिल्कुल। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप गुड़गांव में भी सुनते होंगे, सिग्नेचर ग्लोबल है फॉर एग्जांपल, वो डीएक्सपी था, गोदरेज का ट्रॉपिकल आइल वगैरह। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कसम और इस वादे पे खरीदा था कि आप अभी आप दे दो और अगले में से पहले आपको निकाल देंगे, तो वो सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी ऑफलाइन भी वो नेगेटिव करेंगे सेंटीमेंट। तो हर बिल्डर ऐसे लोगों को नहीं चाहता, कोई बिल्डर ट्रेडर्स को नहीं चाहता अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि वो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो आगे जब पेमेंट की बारी आती है तो वो पेमेंट नहीं कर पा रहे होते, फिर वो उसका कैंसिल करेगा तो फिर वो रेरा में जाएगा, कोई नहीं चाहता ऐसा। दूसरा एंगल ऑफ ट्रेडर्स जो है कि बल्क में खरीद लेते हैं 5 फ्लैट और फिर वही बिल्डर जो है उसे एक अप्रिशिएटेड वैल्यू पे बाय बैक कर लेता है, ऐसा ये ख्यालों में हो सकता है। रियल में ऐसा कोई ट्रेडर एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा कोई बिल्डर एग्जिस्ट नहीं करता जहाँ पे वो एक 5 करोड़ का फ्लैट 1 करोड़ दे के बुक कर दे, फिर उसी फ्लैट को 8 करोड़ में बाय बैक ले ले, ऐसा कुछ नहीं होता। रही बात प्राइस स्टैग्नेशन की, मैंने आपको बोला कि डिमांड एंड सप्लाई, अब हम थोड़ा सा गोइंग फॉरवर्ड बात करना शुरू करेंगे। अभी तक पिछले 4 साल से हम बात कर रहे थे डिमांड जी। दिल्ली से लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं, एनआरआईज इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, सोशल मीडिया की वजह से डिमांड क्रिएट हुई, एस्पिरेशनल डिमांड क्रिएट हुई कि भाई इस तरह के घरों में मुझे रहना है। अब हम बात करना शुरू करेंगे गोइंग फॉरवर्ड सप्लाई की भी। डिमांड क्रिएटेड है, उतनी डिमांड अब पिछले 4 साल की डिमांड अगले 4 साल में नहीं क्रिएट नहीं होगी। अब आ जाओ सप्लाई पे। अगर आपको मैं किस एग्जांपल से बताऊं, जैसे आपको बताता हूं मैं स्टूडियो अपार्टमेंट के एग्जांपल से। नोएडा एक्सटेंशन 130 मीटर रोड, वहाँ पे स्टार्टिंग में गौर सिटी सेंटर, गौर सिटी मॉल एटीएस का बन रहा है, फिर आगे गैलेक्सी है, फिर आगे फ्यूजन, महागुन, ऐसे करके कम से कम वहाँ 15 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है भाई, सबके अंदर मेजरली स्टूडियोज या ऑफिसेज हैं ऊपर और नीचे दुकानें। ठीक है, उसके अंदर अच्छा एग्जाम्पल क्या बताया जा सकता है कि वहाँ पे जो गैलेक्सी का प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है उसके अंदर लोगों ने आई थिंक 35 लाख 32 लाख के आसपास स्टूडियो अपार्टमेंट्स खरीदे होंगे। आज की तारीख में वो 70 लाख के आसपास रीसेल भी हो होते चुके हैं और वहाँ पे 30-35 हज़ार रुपये का रेंट भी आ रहा है, वो ऑपरेटर्स ने ले रखे हैं, छोटे छोटे होटल चेन्स ने ले रखे हैं। अब उसके अलावा अगर कोई नया बन रहा है तो आदमी ये सोच रहा है कि यार मैं इसका ले लेता हूँ, ऑलरेडी एक अच्छी स्टोरी है यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड, तो ये वाला स्टूडियो भी जो आज 70 लाख का है ये भी 1.5 करोड़ का हो जाएगा और मुझे कल को 50,000 60,000 70,000 रुपये रेंट भी आएगा। लेकिन दिस इज नॉट हाउ रियल एस्टेट वर्क्स। अब वहाँ पे डिमांड, नोएडा एक्सटेंशन बहुत डेंस है, वहाँ होटल्स की रिक्वायरमेंट भी है, हाँ कमर्शियल चलेगा ही चलेगा भाई, कमर्शियल चलेगा, लेकिन रिटेल चलेगा। रिटेल चलेगा। ग्राउंड फ्लोर अगर 130 मीटर का रोड फेसिंग होगा बिल्कुल। उसकी आप बात कर सकते हैं। लेकिन स्टूडियो अपार्टमेंट अगर वहाँ पे 15 बन जाएंगे तो 15 होटल्स अगर वहाँ पे चल रहे होंगे तो उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी होटल्स की, प्लस फिर लिक्विडिटी विल आल्सो बी अ प्रॉब्लम, देन एप्रिसिएशन विल आल्सो बी अ प्रॉब्लम, ओवर सप्लाई होगा। ओवर सप्लाई। तो इसलिए सिर्फ डिमांड इज नॉट द प्रॉब्लम, सप्लाई इज आल्सो द प्रॉब्लम। आपको जिस पर्टिकुलर रियल एस्टेट एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, नोएडा एक्सप्रेसवे पे पूरे नोएडा में सप्लाई ऑफ डिसेंट प्रीमियम लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी रेडी टू मूव इन रजिस्ट्री होती हो, ऐसी सप्लाई नहीं है। इसलिए ऐसा कुछ रियल एस्टेट खरीदोगे तो यू विल मेक मनी।
द्वारका एक्सप्रेसवे पे सप्लाई फॉर रेजिडेंशियल लग्जरी बहुत आने वाली है, लेकिन हाँ वहां पे एलान प्रेसिडेंशियल या एलान एम्परर नहीं आने वाला दोबारा। तो एलान प्रेसिडेंशियल विल गिव, मतलब वो 13-13,500 का आया था, आज 18-18,500 का रीसेल बिल्कुल होता है। बहुत अच्छा प्रीमियम है, एक नए मतलब इतना आज तक कोई रेजिडेंशियल डिलीवर भी नहीं कराया उन्होंने, बहुत अच्छा प्रीमियम दिया वो गुड इन कमर्शियल्स, बट रेजिडेंशियल पहली रेजिडेंशियल बार आया, पहली बार आया और इस इतना अच्छा तरीके उन्होंने से किया। हिट करा। हाँ। तो एलान का सप्लाई नहीं है, सेंट्रल पार्क का जो प्रोजेक्ट आएगा उसकी भी उस कैटेगरी की सप्लाई नहीं है, लेकिन M3M का क्राउन, फिर उसके अलावा सिग्नेचर ग्लोबल, BPTP या हीरो, बहुत सेम सेगमेंट की बहुत सारी सप्लाई आने वाली है। तो वहां पे अंटिल आपका फ्यूचर का इंड्यूस का कोई एंगल ना हो तो यू नॉट मेक लॉट ऑफ मनी। हम बात कर रहे हैं 2025 की, 2021 में जिसने खरीदा उसको तो हो गया फायदा। तो आप सप्लाई को देखो, आप ये बोलना चाहूंगा, सप्लाई इज ऑल्सो वेरी वेरी मतलब इंपॉर्टेंट, आज से जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और लग्जरी बहुत मैसिव ले ऑफ्स भी हो रहे हैं, जो मेजरली ऑल चेक लग्जरी 6 से 10 करोड़ का जो टिकट साइज गुड़गांव का था, उसको जो खरीदने वाला आदमी है बिल्कुल, वो उसको प्रॉब्लम आ रही है आज की तारीख में। मेरा अगला सवाल यही था कि गुड़गांव में आज जो वो तेजी थी ना भाई, वो मुझे लगता है कि वो 24 घंटे में या 48 घंटे में जो प्रोजेक्ट बिक जाता था, वो अब थोड़ा सा थम होना गया है। भी चाहिए, वो नहीं होना वो भी नहीं चाहिए, आएगा। मैं आपको और दूसरा रीज़न ये है, फिर आप बताइएगा। दूसरा भाई रीज़न ये है कि जो लोगों ने 21 या 22 में प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, आज वो एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं, नोइंग द फैक्ट कि यार ब्रोकर ने बोला सर 30% दे दो मैं निकाल दूंगा, या 40% दे दो मैं निकाल दूंगा। आज अगली डिमांड आ चुकी है और पैसा नहीं है, वो रीसेल नहीं हो रही। तो ये रोटेशन नहीं घूम पा रही वो फंड्स की। तो ये भी अच्छा एक है। रीज़न हो सकता है भाई। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे जिन भी लोगों ने इस तरीके से खरीदा हुआ ना, वो रियल एस्टेट में चले जाएं, यहाँ से रियल एस्टेट में वो खराब ही करेंगे हमेशा। ऐसे लोग अगर पैसा कमा भी लेंगे ना, अगर 1 करोड़ लगाएंगे, 1 करोड़ का प्रीमियम ले जाएंगे, फिर 2 करोड़ में 2 फ्लैट ले लेंगे, वो कभी ना कभी आके तो फंसेंगे ही फंसेंगे। तो इससे बेटर है कि वो रियल एस्टेट से दूर रहें, एक प्रॉपर्टी साफ सुथरी लेके उसे तसल्ली से पोजेशन तक होल्ड करें, रजिस्ट्री करा के फिर बेचें। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, IV काउंटी का दे देता हूँ सेक्टर 75 में, या क्लियो काउंटी का दे देता हूँ, या एस पार्कवे का दे देता हूँ। एस पार्कवे में इट वॉज लॉन्च एट क्लोज टू आई थिंक 4,000 या 4,200 रुपये फुट। ठीक है। 2020-21-22 के आसपास में आई थिंक 5,000 या 5,500 रुपये फुट में, 5,500 या 6,000 रुपये फुट का होगा। ये किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? एस पार्कवे सेक्टर 150 में 6,000 रुपये फुट का होगा 2021-21 के आसपास, शायद उससे कम भी हो सकता है, एग्जैक्टली नहीं ध्यान। आज की तारीख में वहाँ पे जो सबसे बड़ा फ्लैट है, पेंट हाउस वगैरह नहीं, 3,200 स्क्वायर फीट का फ्लैट, अब उसकी पोजेशन के आसपास जब प्राइस था ना, वो था दैट वॉज क्लोज टू आई थिंक क्लोज टू 10,000 रुपीज अ फुट, 10,500 रुपये पर स्क्वायर फीट। पोजेशन हो गया, लोग वहाँ पे सेटल हो गए, जिनको रीसेल करना था ना, सप्लाई खत्म हो गई, सप्लाई ऑफ फ्लैट्स इन रीसेल इन एस पार्कवे गॉट स्क्वीज्ड। अब सब लोग वही रह गए जिनको यहाँ पे रखनी है प्रॉपर्टी। आज की तारीख में जो 2 साल पहले जो प्राइस था 10,000 रुपये फुट का, आज वो 14-15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट हो गया है। वहाँ पे सबसे बड़ा फ्लैट जो 32-3300 स्क्वायर फीट का 4 बेडरूम था, इट इज रीसेलिंग, लोग आस्किंग कर रहे हैं वहाँ 5.25 करोड़ के आसपास की। सप्लाई है नहीं, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। करेक्ट। तो इसलिए हमेशा ना सप्लाई पे कंट्रोल होना चाहिए। अब आपने कोई प्रॉपर्टी ली थी 30%, अगली 30% से पहले बेच देंगे, तो उस कैटेगरी के सब और भी थे सप्लायर्स, 100 लोग हैं ऐसे जो उसी वादे पे खरीद के बैठे हैं, तो आपको नहीं मिलेगा एग्जिट। अब जैसे M3M क्राउन है गुड़गांव, हम दोनों शहरों की बात करेंगे तो लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। M3M क्राउन वॉज लॉन्च एट क्लोज टू आई थिंक 13,000 रुपये प्लस माइनस के आसपास आया था। ठीक है, पेमेंट टर्म्स बहुत अच्छे थे। उसका 1 साल में प्रीमियम सेट हो गया था, वो 15,000 के आसपास 1 साल में ही पहुंच गया था। उसके बाद अगले 1 साल तक ऑलमोस्ट 15,000 प्लस माइनस का ही रहा वो, उसमें कोई प्रीमियम नहीं आया। नहीं आया। तो लोग थोड़ा सा वहाँ थोड़ा वो भी करने लग गए कि यार क्यों नहीं प्राइस बढ़ रहा, प्राइस इतना अच्छी क्योंकि लोकेशन उस बेल्ट पे सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई। सप्लाई भी क्रिएट हो रही थी। अब जैसे ही UER2 बना, उसकी एक अलग से मार्केटिंग हुई, वो टनल जो बनना था वो क्रिएट हो गया। अब वहाँ पे कस्टमर जी मुझे फोन करके बता रहे हैं कि हमें 17,000 का भी ऑफर आने लग रहा है। तो इट इज इवेंचुअली द टाइमिंग, सप्लाई, मिक्स ऑफ 10 थिंग्स। अगर आप बिल्कुल रियल एस्टेट को एकदम बोलोगे ना कि कभी भी मैं गलती ना करूं, हमेशा सही, सारा डिसीजन मेरा सही हो, तो 100 चीजों के बारे में आपको एक साथ डिसाइड करना पड़ेगा। भाई 3 तरीके के लोग हैं, एक एंड यूजर है जो अपने लिए घर देख रहा है, एक इन्वेस्टर और ट्रेडर है। ये एक्सप्लेन करो, मतलब मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ट्रेडर्स कौन होते हैं आपको और आंसर सारे इन्वेस्टर्स कौन पता है, होते हैं। आप बस अपने व्यूअर्स मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था हाँ। कि मैं अब रियल्टर नहीं हूँ, आई एम जस्ट, क्योंकि बहुत सारे नए लोग होंगे जो समझना चाहते हैं Right. हु इज ट्रेडर एंड हु इज इन्वेस्टर। देखो, एंड यूजर तो वो जो अपने लिए घर प्लान कर रहा है, हम्म। जिसको शिफ्ट करना है, रेडी टू मूव इन में अभी शिफ्ट करना है। और उसका भी पता है एक और मैं सबसे बड़ा रीजन क्या है पहले एंड यूजर को थोड़ा सा बता देता हूँ। जब ये 2020, 21, 22 में जो तेजी स्टार्ट हुई, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि लोगों को ये रियलाइज कराया गया कि माइवन कंस्ट्रक्शन नाम की एक चीज़ है। रेडी टू मूव इन जितनी भी सोसाइटीज़ हैं डिलीवर्ड अच्छी, तो वो अच्छी हो सकती हैं, लेकिन उनको 30 साल, 35 साल, 40 साल के बाद वो थोड़ी सी खराब होने लग जाएंगी। तो माइवन कंस्ट्रक्शन नाम की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें दीवारें भी आप मानो लेंटर ही हैं, तो यहाँ पे जो है फसाड कभी खराब नहीं होगा,
उस प्रोजेक्ट की आप लाइफ साइकिल 90 साल 100 साल ज़्यादा तक बढ़ की इमेजिन कर सकते हो। तो लोगों के दिमाग में फिट हो गया कि माई वन कंस्ट्रक्शन ही लेना है, ठीक है। तो क्या हुआ, जितना भी रेडी टू मूव इन सप्लाई थी वो रुकी, उसका रीसेल काफी हद तक कम हुआ। काफी लोग नोएडा में भी, गुड़गांव में भी, जितने भी माई वन कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स थे, 5,000, नोएडा के एग्जांपल देंगे तो 5,000, 4,000, 6,000, 7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के, सारे लोग खरीदते चले गए। सस्टेनेस में बिका था, लॉन्च वॉन्च में थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो रहे थे। मेजरली सब प्रोजेक्ट देखते थे कि ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं अच्छे, इन 4 में से कोई एक सेलेक्ट किया। अब उनकी सबकी डिलीवरीज भी आ गई हैं, काफी सबकी डिलीवरीज जी। आ गई हैं, काफी सबकी अगले 6 महीने में आ जाएगी। अब क्या है, अब एंड यूजर के पास दोनों ऑप्शन है। अब तो ये वाली स्टोरी नहीं है कि माई वन कंस्ट्रक्शन रेडी टू मूव इन अवेलेबल ही नहीं है। अब तो माई वन कंस्ट्रक्शन रेडी टू मूव इन भी अवेलेबल है। तो अब उसको रेडी टू मूव इन ले ले वो माई वन कंस्ट्रक्शन, या वो किसी नए वाले में क्यों ले। सिर्फ एक रीजन होना चाहिए, एंड यूजर का न्यू लॉन्च में लेने का सिर्फ एक रीजन होना चाहिए, या तो वो प्रोजेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड अगेन। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया, जेपी ग्रीन्स के अंदर कुछ आ गया, प्रेस्टीज का मैं एक दो बार नाम लिया कि प्रेस्टीज जैसा कोई प्रोजेक्ट आ गया कि जो विच कैन नॉट बी क्रिएटेड अगेन। तो उसके अंदर आपने क्या किया, चल भाई मैं रेडी टू मूव इन नहीं खरीद रहा, क्योंकि मुझे इससे बेटर ये लग रहा है, क्लियो काउंटी में नहीं खरीद रहा रेडी टू मूव इन, आइवरी काउंटी में खरीद लेता हूँ कि वो उससे भी बेटर आएगा, तब तक मैं 2 साल तक और किराए पे रह लूं। यूनिक प्रोजेक्ट्स हैं ये। कुछ यूनिक है प्रोजेक्ट जो दोबारा नहीं आएंगे। दूसरा रीजन एंड यूजर का अंडर कंस्ट्रक्शन या बिल्कुल नेसेंट स्टेज में खरीदने का सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरे पास पैसों का सिस्टम नहीं बैठ रहा, कि रेडी टू मूव इन खरीदने के लिए जितना मुझे 25% सेल्फ फंडिंग चाहिए, इंटीरियर चाहिए, रजिस्ट्री चाहिए, ब्रोकरेज देना है, तो टोटल आप जो सेल्फ फंडिंग रिक्वायर्ड है उतनी मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन मेरे पास 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख रुपए अभी रेडी हैं, बाकी कुछ 3 महीने बच जाएंगे, कुछ लोन ले लूंगा। अगर आपका ये वाला सिस्टम है तो आप न्यू लॉन्च में लेना, वरना आपका कोई काम नहीं है। एंड यूजर रेडी टू मूव इन में आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब माई वन कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई है। दूसरा आपने बोला इन्वेस्टर, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो, अभी एक घर ले लिया, एक आधी चीज़ें आप स्टार्ट कर रहे हो पहला, तो अच्छे डेवलपर का अगर आप प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करोगे, आपका क्वेश्चन बेसिकली क्या था कि इन्वेस्टर है कौन। अच्छा, इन्वेस्टर तो वही है जिसको प्रॉपर्टी लंबे टाइम तक रखनी है। मेरे मैं को थोड़ा हाईलाइट ट्रेडर्स को ज़्यादा कर रहा था। सो हु इज़ ट्रेडर्स जिसने मार्केट खराब करी है? ट्रेडर भाई वो हैं जो जिनको ऐसा चाहिए कि रातों रात पैसा मुझे डबल मिल जाए और मुझे एप्रिसिएशन मिले और मैं एग्जिट कर जाऊं। जो 50 लाख पे या 1 करोड़ पे या 2 करोड़ पे वो काम करना चाहते हैं, जो एक्चुअल ट्रेडर 200 करोड़ पे करता है। अब मैं बिल्डर का नाम नहीं लूंगा, एग्जांपल से बताता हूँ आपको। एक प्लॉटेड प्रोजेक्ट आया जहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, वहाँ एक प्लॉटेड प्रोजेक्ट आया, वहाँ पे लेट्स से 600 प्लॉट थे, ठीक है। एक एक्चुअल ट्रेडर वहाँ पे उस प्रोजेक्ट के आने से 1.5 साल पहले आया। आप नाम ले सकते हो। नहीं नहीं, रहने दो। 1.5 साल पहले आया, उसने उसको बोला कि मैं आपको 150 करोड़ रुपए देता हूँ, ठीक है, मुझे 100 प्लॉट चाहिए, 150 करोड़ दे देता हूँ मैं आपको, आपकी अभी फाइनेंशियल थोड़ी सी टाइट है सिचुएशन, 150, और मुझे जो है आप बाजार में रेट खोलोगे, लेट्स से 100 रुपए का खोलोगे, तो मुझे जो है 50 रुपए का चाहिए आज। ये हुआ ना ट्रेडर। ये क्या ट्रेडर हुआ, उसने बोला 100 रुपए की चीज़ खोलोगे और मैं 50 रुपए में लूंगा और 150 करोड़ रुपए देता हूँ तुम्हें, तो उसने वो ले लिया। और अब वो बढ़िया से उसके रीसेल करता है, वो पूरा पैसा अपना प्रीमियम कमा रहा है, इसको तो ट्रेडर बोलोगे। अब वो वाला मजा आप 1 करोड़ पे 1.5 करोड़ नहीं ले सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो ये एक रीजन हो सकता तो है। आप छोटा ट्रेडर गलती कर रहे हो अगर इस वादे पे खरीद रहे हो कि अगले आज समय आ गया ना भाई, 3 साल में जब डिमांड आनी शुरू हो रही है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें, मैं क्योंकि डेप्थ में मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं। गुड़गांव में ये हाल है, नोएडा की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं, यही रीज़न है। लोग भी अलग अलग वो हैं। शोभा का प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा में 15,500 का न्यू लॉन्च में EOI दे के उस मॉल में जाके खरीद लेंगे। उससे कम से कम 15 किलोमीटर पहले गोदरेज का एक प्रोजेक्ट है ट्रॉपिकल आइल, वहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं आया, वहाँ बहुत सारे ट्रेडर हैं। अरे लेकिन वहाँ पे 13,000 में बिका हुआ है, तो 13.5 में मिल रहा है ना, तो 13.5 में वो ले लो। लोग भी ना एक्साइटेड ही, न्यू लॉन्च EOI दूंगा, फिर उसका रेरा आएगा। भाई फोमो भी तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, लोगों को फोमो बहुत क्रिएट हो जाता है। लोगों को भाई रियल एस्टेट की समझ नहीं है, बता रहा हूँ आपको, रियल एस्टेट की कोई समझ नहीं है। पिछले 2-3 साल में कुछ पैसे कमा लिए 2-4 चीज़ों में, भाई हर जगह बढ़े हैं पैसे। देहरादून में किसी ने फ्लैट लिया था, प्लॉट लिया था, वहाँ भी बढ़े हैं, कहीं कम बढ़े हैं, कहीं ज़्यादा बढ़े हैं। ये वाला अब लोगों को लग रहा है लिस्टेड है तो ले लेते हैं, अच्छा ये- बिल्डर है हाँ। ले लेते हैं, उनको लग ऐसा रहा है नहीं कि होता। पोजीशन सेफ है, हाँ। आ जाएगा टाइम से। लेकिन ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर और फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए वैलिड है। आप यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन बिल्डर। मैं वही बता रहा हूँ कि हर राय, आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो, रेगुलर इन्वेस्टर हो, पिछले रियल एस्टेट साइकिल में इन्वेस्टेड थे, नहीं थे, क्या सिस्टम है, किराया। अच्छा, एक और अभी गोइंग फॉरवर्ड एक ये भी टाइम आएगा कि लोगों को रियलाइज हो जाएगा 2000 आई थिंक 28-29 के आसपास कि अब अच्छी डिलीवरीज आ गई हैं, अब रेजिडेंशियल के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है प्राइस बढ़ने का, तो अब लोग किराए पे बनाने लग जाएंगे। जैसे हम, आपको पुराना रियल एस्टेट याद होगा प्री कोविड का, लोग ज़्यादातर आते ही इसलिए थे, तो उस टाइम तो ये वाला साइकिल नहीं चल रहा था कि भाई आज मैं
एक फ्लैट जो है 3,000 रुपये फुट का ले लूंगा, ये 6,000 रुपये फुट का हो जाएगा, तो कैपिटल की तो कोई बात ही नहीं बात ही नहीं करता होती था थी, भाई, तो सिर्फ किराए रेंटल की के लिए मीन होता था। किराए के लिए आते थे लोग। बिल्कुल। अब किसी ने लेट्स से 2012 में गौर सिटी में फ्लैट लिया और किसी ने 2012-13 में गौर सिटी में दुकान ली, तो उसको 2020 तक उसका रेट नहीं बढ़ा फ्लैट का, लेकिन दुकान वाले का भी रेट नहीं बढ़ा, लेकिन दुकान वाले ने 7-8 साल से किराया खा रहा है वहाँ, और उसने उस किराए से और 2 प्रॉपर्टी बना ली। हमें लगता है भाई 4 साल में ही पैसा बढ़ा है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो 2012-13 से जो लोगों ने खरीदा था, हाँ, बड़ा थोड़ा था उस टाइम पे। Correct, 18 तक क्या था? कुछ भी नहीं मिला। उन लोगों के लिए भी बेनिफिट है। तो हम देखा जाए तो 2012 से अब 2025 तक ये टाइम है जो अब बढ़ा है। वो टाइम 4 साल दिया। राइट। अच्छा, मैं दिल्ली की बात कर रहा था, तो एक स्पेसिफिकली एक लोकेशन है, जैसे द्वारका के लोग सिर्फ गुड़गांव की तरफ ही जाते हैं, द्वारका Right. एक्सप्रेस की तरफ जाते हैं। हम इसकी बात कर लेते हैं, ईस्ट दिल्ली, जमुना बार की बात कर लेते हैं, तो यूपी साइड लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट साउथ दिल्ली के जो लोग हैं या दिल्ली के और लोकेशंस की बात करूं तो ज़्यादातर गुड़गांव को क्यों प्रेफर करा जाता है देन नोएडा? देखो क्लास थोड़ा डिफरेंस साउथ दिल्ली नोएडा से पास है, राइट, राइट। बट लोग फिर भी क्यों गुड़गांव में तो इन्वेस्टमेंट? गुड़गांव में एक स्टैंडर्ड ऑफ क्लास है जो नोएडा में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि नोएडा में उस तरह की सप्लाई ही नहीं थी। अब उस तरह की सप्लाई आ गई है, तो वो साउथ दिल्ली वाले अब खरीदने लग रहे हैं। नोएडा में ऐसा नहीं क्योंकि है, लिस्टेड लोगों ने कदम रखा तो उनको लगा कि यार डिलीवरीज brand- नहीं थी। पहले आए तो खरीदा तो लोगों ने जेपी में खरीदा था, लोगों ने यूनिटेक में खरीदा था, डिलीवरीज नहीं मिली, थक गए, तो उन्होंने उनको बोला कि, और दूसरा फिर क्लास का डिफरेंस थोड़ा सा है। क्लास के अलावा भाई ब्रांडेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांडेड रेजिडेंसेस आने शुरू हो गए। राइट, आज वाइट लाइन लेके आया तो किस तरीके से द्वारका एक्सचेंज बिका कि यार चलो अपार्टमेंट्स है जिसमें एक तरीके से सर्विसेज मिलेंगी, राइट? और ये चीज़ नोएडा के अंदर भी आया फर्स्ट टाइम, ट्रम्प टायर आया, और ट्रम्प के अलावा फिर सेक्टर आपका इसके सामने जो जैकब आया, साहब और जैकब के साथ में फिर स्मार्ट वर्ल्ड आ रहा है, तो सारे ही मुझे लगता है ब्रांडेड ही आ रहे हैं। राइट। सो ब्रांडेड में लोग ज़्यादा रुझान और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, एक आउट ऑफ क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है उसको अगर हम छोड़े, मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ, आपके लिए बेस्ट लिविंग के लिए प्रोजेक्ट कौन सा होगा, लिविंग लाइफस्टाइल के कहाँ पे? लिए? गुड़गांव में चलो, गुड़गांव बेस्ट में अगर प्रोजेक्ट। लेट्स से बजट इज नॉट, चलो एक कैपिंग तो लगा ही लेते हैं, वरना तो आप कमिलियस बोलोगे, पर एक कैपिंग हम लगा देते 5-6 हैं, करोड़ लगा के 5-6-7। हाँ, 6-7 करोड़। हाँ, बेस्ट, मुझे लगता है जो रेडी टू मूव इन है, रेडी टू मूव इन, तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में गोल्फ स्टेट से बढ़िया भाई कुछ नहीं है। गोल्फ स्टेट। हाँ, क्यों आपने गोल्फ स्टेट क्यों सेलेक्ट किया? मैंने इसे सिलेक्ट किया क्योंकि आज भी ना कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखें, जेंट्री देखें, लोकेशन देखें, आसपास पूरा चहल पहल है, और मेरी कनेक्टिविटी गोल्फ कोर्स से भी, गोल्फ कोर्स मींस आईटी कंपनीज, जो मेरा ऑफिस है मेरा वो भी नज़दीक है, तो मुझे ये रीजंस लगते और हैं। नोएडा में? नोएडा में बहुत ज़्यादा तो नहीं पता नोएडा का, बट अगर मैं करूँगा तो आई विल डेफिनेटली गो विद द काउंटी। काउंटी वाला 107 या आईवी काउंटी या हम्म, इन डेवलपर इस Right. प्रोजेक्ट्स के साथ जाऊंगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो अच्छी है, बट जेंट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक मैं अभी गया था, ऐसा क्यों पूछा वैसे? मैं बताता हूँ क्यों। मैं गया था अभी जेपी ग्रीन्स में, आप अंदर तो गए हो, 1-2 बार तो गए हो गए, हाँ, जेपी ग्रीन्स में गया। जेपी ग्रीन्स के हम अंदर लोग जब पेज 3 बेचा करते थे उस टाइम, पेज 3, राइट, visit राइट, करके। राइट। तो वहाँ पे एक लेन है, ऑलमोस्ट वहाँ पे आई थिंक 15-20 विलाज हैं, प्लॉट्स हैं, 1700 गज ऑलमोस्ट, वहाँ मान के चलो 1700 गज, कोने वाले 1900 गज 2000 गज के आसपास हैं। तो उसमें एक है यथार्थ का ओनर, एक है शारदा ग्रुप का ओनर, एक है वो अर्नब गोस्वामी जी, एक कोई है, एक एडवांट के मालिक है वहाँ पे, जो एडवांट बिल्डिंग है नोएडा एक्सप्रेसवे पे। बिल्कुल। और ओवरऑल जेपी ग्रीन्स के अंदर और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, गुलपनाग, क्रिकेटर ध्रुव जुरैल एक नए क्रिकेटर हैं, उन्होंने गौर में वहाँ कुछ लिया है, एक शिखर धवन ने लिया है वहाँ पे। और उन विलास के अंदर ना वो बिल्कुल ऐसा है, वो 1700 गज की एक लेन है, और वो मैंने आपको बताया कि कौन कौन लोग हैं वहाँ पे, तो बिल्कुल वो ना सिक्योरिटी अलग, वो लेन अलग, वो पूरा सिस्टम उस लेन का अलग है। इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करूंगा, अगर आप मेरा थोड़ा बजट बढ़ा देते तो मैं नहीं, मैं मैं जेपी ग्रीन्स, क्योंकि आज भाई मुझे लगता है कि लग्जरी इज नॉट अ स्पेसिफिकेशन एमिनिटीज। लग्जरी इज समथिंग कि आपको ओपन एरिया मिले, ग्रीन मिले, दैट इज लग्जरी, राइट? दैट इज लग्जरी। पानी हवा अच्छा मिले। ब्रांडेड इज नॉट, एक ये समय आएगा, मैं बता रहा हूँ क्या आने आपको, ये 5 से 10 साल बाद लोगों को ये एहसास होना शुरू होगा कि खुला एरिया होना बहुत जरूरी है, एंड पीपल विल डेफिनेटली इन्वेस्ट ऑन यमुना एक्सप्रेस, बट तब तेजी बहुत ज्यादा होगी, तब कह रहा हूँ यमुना एक्सप्रेस छोड़ दो, जेपी ग्रीन्स छोड़ दो, दुनिया 10-15 सालों में ना चेंज हो जाती है। अभी ये रिक्वायरमेंट है ब्रांडेड, ये क्योंकि अभी एस्पिरेशन लग रहा है, विच इज गुड ऑल्सो। एक सेगमेंट हमेशा है ऐसा जो इसको हमेशा लाइक करेगा, आज भी करेगा, 20 साल बाद भी करेगा। बिल्कुल। पर मुझे ऐसा लगता है, वो मैं 1700 गज वाले बता रहा था आपको, मैं आपको ड्रोन की वीडियो भेजूंगा, मेरे फोन में है, अच्छा। आप उसको लगाना, उसको उसके ना सामने ना 60-65 एकड़ का उनका वो है, फॉरेस्ट है, जेपी ग्रीन्स का लेक है सामने। क्या भाई क्या जन्नत में रह रहे हैं वो लोग यार, क्या उनको सांस मिल रही होगी, हमसे 15 साल फालतू जिएंगे वो ये वहाँ रहते। लग्जरी। ये लग्जरी यार, ये लग्जरी है। ब्रांडेड एंड ऑल, कॉन्शियस सर्विसेज एंड ऑल, ये पैसों से भी क्रिएट करी जा सकती है,
लेकिन ये इस लग्जरी का, ग्रीनरी का, ओपननेस का, हेल्थ का, इससे बड़ा कोई लग्जरी नहीं आई थिंक। भाई जिस तरीके से मार्केट बड़ी है, मुझे लगा गोल्फ एस्टेट आपने इसलिए बोला, गोल्फ एस्टेट इज वेरी ओपन आल्सो। भाई गोल्फ कोर्स है वहाँ पे, थोड़ा सा ओपन एरिया मुझे कंपेरेटिवली ज़्यादा लगता है। राइट राइट। तो ये और दूसरा पता है, आपने पूछा था साउथ दिल्ली वाले गुड़गांव क्यों लेते हैं। देखो हर कोई ना किसी से कनेक्ट करता है, हर आदमी अपने 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 जैसे लोगों से कनेक्ट करता है। अब जैसे मान लो जिम्स हैं, तो जैसे मान लो नोएडा में गोल्ड जिम है, उनकी फीस है लेट्स से 20,000 रुपये साल की, ठीक है। तो वहाँ पहले तो हम भी जब जाते थे तो अपना वहीं बीच में प्रोटीन पाउडर डाल रहे हैं, पसीने हो रहे हैं, ये हो रहा है। अब क्या, जैसे मान लो बीवी के साथ जाते हैं, वाइफ के साथ, तो क्या टॉवल वगैरह लेके जाते हैं साफ कर दिया ना। आदमी चेंज हो रहा है, जब समय चेंज हो रहा है तो खुद भी बिल्कुल। अपने आप को चेंज कर लिया। अच्छा, अब क्या है, अपनी वाइफ के साथ जाते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये वाला क्राउड क्यों है यहाँ पे। वहाँ पे अपने वही थोड़े अपने आ रखे हैं लड़के, चार चार, तो अपन उसमें कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अपन बिल्कुल। कह रहे हैं यार यहाँ ना 40,000 रुपये महीने का, कोई 40,000 रुपये साल की कोई फीस वाला जिम खुले, हम वहाँ जाएं। तो ब्रांडेड रेजिडेंसी इज दैट, जैसे रेस्टोरेंट्स में भी है ये। बट अगर मेरे पास 6-7 करोड़ रुपए, 8 करोड़ पड़े हैं, मैं दिल्ली में क्यों ना लूँ? व्हाई वुड आई गो एंड इन्वेस्ट इन नोएडा और गुड़गांव, क्यों जाऊँ मैं? तो ऐसा थोड़ी है दिल्ली का रियल एस्टेट बिल्कुल ठप पड़ा है, खरीदते हैं लोग दिल्ली में। दिल्ली में बस वो है कि 6 करोड़ का मतलब है रजिस्ट्री 2 करोड़, और फिर दूसरा सिस्टम जिसका वो वाला सिस्टम है वो दिल्ली में लेता है, वो गुड़गांव में ले भी नहीं पाता अगर वो 7 करोड़ का डीएलएफ में लेना चाहे या सिग्नेचर ग्लोबल बट जिसने अपनी कोठी बेची है और वो इन्वेस्ट कहाँ करता है? वो अपना बंदोबस्त करता है, वो सीए के पास जाता है सब। दिल्ली के ज़्यादा लोग वैसे गुड़गांव यार गुड़गांव देखो की दिल्ली तरफ की ना ज़्यादा। सबसे सबसे अच्छी वाइब अगर किसी शहर की है ना, कोई कंपैरिजन नहीं है, नोएडा गुड़गांव कोई कंपैरिजन नहीं है दिल्ली का। भाई एक बात बताऊँ, मैं ऐड ऑन करूँगा। M3 में मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने सही अच्छे टाइम पे गुड़गांव में खरीदी है। बट आज भी ना यार, मुझे जहाँ दिल्ली में मैं रहता हूँ ना, मुझे वो छोड़ने का मन नहीं करता। अरे नहीं, दिल्ली की अलग वाइब है। अभी कुछ टाइम पहले अपने पुराने दोस्तों से काफ़ी टाइम बाद मिले, ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करता हूँ मैं, तो वहाँ पे एक कारोबार, पुराना टाइम थोड़ा सा है ना, तो वहाँ ठेले पे सोया चाप, मलाई चाप। बट वो सोसाइटीज़ के जो बेनिफिट्स हैं ना, वो यहाँ नहीं मिलते। वो हाँ, वो चीज़ें देखो है, वो चीज़ें वो लेकिन पुरानी अगर हर चीज़ का फ्लेवर लेना चाहिए लाइफ हाँ। में। आप इतना पैसा हो, ब्रांडेड वहाँ पड़ा है, जेपी ग्रीन्स में पड़ा है, दिल्ली में भी पड़ा है, वही वही है, सब चीज़ का मज़ा है, हर चीज़ का अपना अपना मज़ा है। बट 4 साल में जो प्राइस एकदम से जो बढ़े हैं, वो स्पीड रहेगी अब आगे? नहीं। गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 4 इयर्स यू विल नॉट मेक दैट मच मनी व्हिच इन द लास्ट 4 इयर्स, अगर आप जिन लोगों ने जितना पैसा कमाया, ये तो है ही है। बट टिकट साइज़ इतना बहुत ज़्यादा बढ़ने से भाई रीसेल मार्केट एक्टिव हो गया, आपको लगता है? हाँ, हाँ। गुड़गांव का तो मेरे को पता है। हाँ, 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 नोएडा, गुड़गांव। गुड़गांव में बहुत ज़्यादा रीसेल हाँ, मार्केट। रीसेल मार्केट आई गेट सो मेनी कॉल्स। मेरा अभी हाल ही में भी फ्लोर्स का पोजीशन आने वाला है। इतनी कॉल्स आती हैं और हैपीली आई कैन टेक एन एग्जिट। मुझे नहीं करना। हाँ, हाँ, नहीं इतनी ज़्यादा कॉल्स आ हाँ, रही हैं। अच्छा है ये। देखो एक बट सेगमेंट। नोएडा में भी ऐसा है? हाँ, हाँ, है। रीसेल मार्केट सेक्टर 150 में रीसेल मार्केट इज़ डूइंग गुड। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एटीएस प्रिस्टीन देखा है आपने? 150 में 150 में स्टार्टिंग में एटीएस जो था, स्टार्टिंग वाला जो आई थिंक वो प्रोजेक्ट, 6-7 हज़ार रुपए में डीपी के रेट पे आया था उस टाइम पे। वो तो आप 2000, फर्स्ट हाँ, मैं स्टार्ट तो 3500 में हुआ था। 6-7 हज़ार आप बता रहे हो, जब उसका फेज़ 2 आया था। प्रिस्टीन ना फेज़ अच्छा, 2 आया अच्छा, था, अच्छा, मुझे याद है, वो 1750 के 4 टावर बहुत आए टाइम थे। पहले की बात हाँ, है। हाँ, मुझे याद है। आप कब की बता रहे हो? अच्छा नहीं, प्रिस्टीन का मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा था आपको। प्रिस्टीन के अंदर 150 है भाई, हाँ। रजिस्ट्री नहीं होती सेक्टर के अंदर, हुँ। ठीक है? एटीएस अच्छा, मुझे मैं आई वाज़ अनअवेयर, इसमें वहाँ रजिस्ट्री नहीं होती है। पूरे सेक्टर 150 के अंदर रजिस्ट्री नहीं होती। वजह क्या है? वो चलो अभी मैं उस पे बाद में आता हूँ, वो एक अपने आप में स्टोरी है। स्टोरी है बहुत लंबी। बट एटीएस प्रिस्टीन के अंदर कुछ फ्लैट्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं। जैसे आपको पता है नोएडा में आधे आधे नोएडा में तो रजिस्ट्री नहीं होती। हाँ। कहीं पे लैंड का ड्यूज़ नहीं है, कहीं पे कुछ झगड़ा है, कहीं कुछ झगड़ा है। अथॉरिटी इन्वॉल्व्ड है वहाँ पे, आपको पता है पहले से क्या होता था। 100 करोड़ की चीज़ है, 20 करोड़ रुपए दे दिए बिल्कुल, और उसके बाद लोन मिल गया। बिल्कुल। गुड़गाँव में ये चीज़ नहीं थी। हाँ, एक ही शुरू से डेवलपर है जो यहाँ पे पहले बादशाह था, राइट, उसी ने वहाँ पे डिफ़ॉल्ट करे, या यूनिटेक है। तो राइट। सुपरटेक, यूनिटेक के अलावा मुझे लगता है कोई है ही नहीं वहाँ पे। बहुत रेयर ये तो होंगे, है, एक एक तो मुझे वहीं दिखता है, वो बहुत जो रेयर होंगे। बिल्कुल एससीडी, वो जो रहेजा है वहाँ पे एक। नहीं, बिल्कुल घुसते ही वो 113 में है, 111 में रुका हुआ दिखते हैं, ऐसे नहीं है। पर हाँ, बहुत कम है नोएडा के मुकाबले। अच्छा एक कंपैरेटिवली क्वेश्चन कम तो है। सुनो, हुँ। एटीएस प्रिस्टीन है, नोएडा एक्सप्रेसवे का सबसे लास्ट है, उस सेक्टर में रजिस्ट्री नहीं होती। वहाँ पे 4 बेडरूम 3200 स्क्वायर फीट का क्या रेट होना चाहिए? आप एक अपने हिसाब से एक आइडिया बताओ, आपके हिसाब से क्या क्या रेट होना चाहिए वहाँ? क्या आस्किंग प्राइस वहाँ चल रहा होगा? भाई वैसे तो आइडिया नहीं है, बट ऐसी रफ आइडिया, 12-13 हज़ार? 12-13 हज़ार का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 4 करोड़। वहाँ पे पीपल आर आस्किंग पौने 6 करोड़ क्या फॉर बात 4 कर रहे बेडरूम हो? अपार्टमेंट्स। यस, एटीएस बिना प्रिस्टीन। रजिस्ट्री के? सेलर नहीं है, सेलर नहीं है, बायर है, सेलर नहीं है, ऐसा है। क्या ये रीज़न तो नहीं है कि सेलर निकाल नहीं पा रहा रजिस्ट्री की वजह से? 150 भाई हम उठा रहे हैं शुरू से 3-4 साल से, 150 को हम पकड़ के चल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं 150 विल बी अ वेरी गुड सेक्टर। अब धीरे धीरे लोगों को रियलाइज भी हो रहा है एटीएस प्रिस्टीन के अंदर। आई वाज सरप्राइज्ड, पौने 6 करोड़ के आसपास, 5.5 पौने 6 करोड़ के अंदर सेलर नहीं मिल रहा लोगों को। लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, जैसे आपको ही नहीं पता भाई, हुँ। तो नॉर्मल कस्टमर को तो पता ही नहीं होगा कि क्या रेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं।
ये तो जैसे आईटी कंपनीज की आप बात कर रहे थे, एम्प्लॉयज़ की जिक्र कर रहे थे हम लोग, तो आप ये देखो कि 4 साल में कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा भाई सैलरी, 10%, 15%, 20%। बट प्रॉपर्टी जो थी वो 2 करोड़ से आज 3 करोड़, आज 4 करोड़, तब भी एंटर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो एंड यूजर्स भी, आईटी के लोग भी हैं उसमें। अरे हाँ यार, अगर लोग मैं लेना चाह रहे हैं। मैक्सिमम होंगे, कहाँ से आ रहा है ये पैसा? एक जॉब करने वाला आदमी जिसकी इंक्रीमेंट, मैं कह रहा हूँ प्रमोशन भी हो रही आप है। ऐसा क्यों अज्यूम कर रहे हो कि वो अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीद रहा है? क्या पता उसने वो उन पिछले 4 साल से सुन रहा हूँ मैं, ये रियल एस्टेट बबल फट जाएगा। जब से आर्बर का वो ट्वीट वायरल हुआ था ना, हम्म, ये सारे ब्रोकर हैं। आपको याद है वो ट्वीट में क्या लिखा बिल्कुल हुआ था? सुना है मैंने, ये सारे ब्रोकर हैं, इसमें कोई भी कस्टमर नहीं है, इतने फ्लैट इतने, वो आज बहुत वायरल गई थी वो। बहुत वायरल हुआ था वो। उस आदमी को आज 3 से 4 करोड़ का प्रीमियम मिल रहा है, उस आदमी को। तो आप ऐसा क्यों अज्यूम कर रहे हो? आज जिसने नहीं खरीदा पिछले 3-4 साल में, आज वो हस्बैंड 2 लाख रुपए कमाता हो, वाइफ भी 1 डेढ़ लाख रुपए कमाती हो, वो नहीं खरीद पा रहा है अपनी चॉइस की प्रॉपर्टी। ये तय है बात। हम्म। लेकिन उसमें से कुछ तो लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले 3-4 साल में कुछ चीज़ें खरीदी हैं, या 2017-18 में खरीदी हों कुछ चीज़ें, उनकी भी तो डिलीवरी आ रही है, उनके भी तो पोज़ेशन हो गए, वो भी तो रीसेल करके उसको आगे ले रहे हैं। नया फ्रेश अगर कोई जॉब करता है, बिना किसी पुरानी प्रॉपर्टी को बेचे, बिना अपने घरवालों से पैसे लिए प्रॉपर्टी लेना इज़ वेरी, वेरी, वेरी डिफिकल्ट फॉर देम इन तो मेन सिटीज़। 2 टियर 3 टियर सिटीज में जो लोग पुराने घर बेच रहे हैं, इट कुड बी वन ऑफ द रीजन, हाँ, फंड्स आ रहे हैं, वो लोग वो बहुत बड़ा रीज़न है। इन्वेस्टमेंट बहुत कर लोग रहे हैं ऐसे जो रिसेंटली बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे मिल रहे हैं जो अलीगढ़ से, आपके यूपी के अलग-अलग शहर, हरियाणा के अलग-अलग शहरों से मेन शहरों में आके शिफ्ट कर रहे हैं। बट जो दूसरी मेट्रो रीज़न वही है, बच्चे वाला। रीज़न जो वही है। बता रहे थे। हाँ। अच्छा, दूसरी सिटीज़ हैं जैसे मुंबई है, हुँ। मैं बात करता हूँ पुणे की, बैंगलोर में, क्या जिस तरीके से गुड़गांव बड़ा है, नोएडा बड़ा है, वैसे ही ग्रोथ हाँ, हुई है हाँ, रियल ग्रोथ एस्टेट हुई है। की? बैंगलोर इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी, वेरी गुड। फ़र्क बस क्या है, जैसे आप रेंटल्स जो बैंगलोर में है ना, वो दिल्ली एनसीआर में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रेंटल बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है एक्चुअल डिमांड को समझने के लिए। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, गौर सिटी में 1 करोड़ के फ्लैट का, 1 करोड़ से 1 करोड़ 15 लाख रुपए के फ्लैट का जो किराया है, वो सेक्टर 150 में 2 करोड़ के फ्लैट का किराया है। अब सोचो। ये लोग कमेंट्स में बताएँ कि ये अच्छी चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है। सेक्टर 150 जो बहुत अच्छा सेक्टर है, वहाँ पे जो 2 करोड़ का फ्लैट है, हम्म, उसमें जो रेंट आ रहा है, वो वो गौर 1 सिटी, करोड़ में आ रहा है। वो 1 करोड़ में आ रहा है। यानी कि एंड यूज़र्स अभी 150 को प्रेफ़र कम कर रहे हैं। पर मैंने ये, अब वो एटीएस प्रिस्टीन से कनेक्टेड नहीं है ये बात। एटीएस प्रिस्टीन के 4 बेडरूम की खूब डिमांड है। हम्म। आई वाज़ टॉकिंग अबाउट जो दूसरे मिड सेगमेंट और प्रोजेक्ट्स हैं। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वो 1 करोड़ की नहीं थी ना, 3-4 साल 5 साल पहले वो 30-35-40 लाख की ली हाँ, थी। तो वो 2 करोड़ वाली भी तो बट खरीदी थी। उसकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में तो 40 लाख की थी, वो चलो अप्रिशिएट कर गया, बट उसको 40,000 रुपए की जो 40 लाख की प्रॉपर्टी थी, 30 उसको 25 हज़ार रुपए किराया आ रहा है। 25-26 हज़ार रुपए किराया आ रहा है। बहुत अच्छा। क्या चाहिए? कमर्शियल से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल, बिल्कुल। वो चीज़ें आ रही लेकिन हैं। गोइंग फॉरवर्ड भाई 20-25 हज़ार रुपए से क्या ही तरक्की हो जाएगी किसी की। हुँ, जैसे बहुत सारे कस्टमर्स जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं, हुँ, मतलब आप मानो कि उन्होंने अच्छी-अच्छी 4-6 प्रॉपर्टीज़ ले ली हैं। वो कई बार हम हमसे पूछते हैं कि यार कोई स्टूडियो अपार्टमेंट छोटा-सा दिलवा दो। कोई अच्छा ऐसे छोटा, जैसे कई आदमी का क्या आता है, रियल एस्टेट की भूख तो नॉर्थ इंडिया में कभी खत्म होगी नहीं। थोड़ा ही पैसा जेब में आएगा, भाग के आदमी प्रॉपर्टी खरीदेगा। बिल्कुल। किसी का मन नहीं ठुकता। किसी भी कंपनी का 1 करोड़ का जाके स्टॉक खरीद ले, वो कहने की बात है। ना तो मैं आज तक किसी ऐसे आदमी से मिला जिसने, जैसे हम कई बार देखते हैं ऐसे फिगर्स कि इन्फोसिस का शेयर अगर किसी ने 1980 में लिया होता तो आज वो, और फिर वो रियल एस्टेट का दिखाते हैं एग्जांपल, और फिर वो इन्फोसिस के शेयर का दिखा देते हैं। मैं रियल एस्टेट वाले तो कम से कम 100 आदमियों से मिल गया कि भाई इसने आज 1980 में कुछ लिया था 1 लाख का, वो 10 करोड़ का हो गया। लेकिन मैं 1 लाख का जो 100 करोड़ इन्फोसिस वाला है, मैं ऐसे किसी आदमी से पर्सनली नहीं मिला। अगर आप किसी जानते हो या कोई वीडियो देख रहा हो, अगर हुँ, आप अपने आसपास के सर्कल में 50-100 बंदे देख लेना जिन्होंने लाइफ में कुछ तरक्की करी है, उनमें से आप देख लेना कि इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से करी है, कितने लोग हैं उनका जिन्होंने रियल पोर्टफोलियो एस्टेट में में रियल करी है। एस्टेट ज़रूर होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कितने लोग हैं आपके सर्कल में जिन्होंने लाइफ में एक्चुअल वेल्थ कमाई है। हुँ, उन 100 लोगों का देखना, उन 100 लोगों में से हो सकता है कोई क्रिकेटर हो। अपने नोन में देखना, सेलिब्रिटीज़ या राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल मत देना। हुँ, अपने नोन सर्कल में देखना, कोई हो सकता है छोटा, कोई एक्टर बन गया हो, हुँ, कोई क्रिकेटर बन गया हो, कोई तो आर्टिस्टिक काम में किसी ने, कोई यूट्यूबर बन गया हो। हुँ, एक तो सेगमेंट ये हो गई होगी। मेजरली आपको लोग वही मिलेंगे जिसमें से 25% लोग होंगे जिन्होंने बिज़नेस में बहुत अच्छा बिज़नेस में ग्रोथ करी होगी। हुँ, 70% लोग आपको वही मिलेंगे जिन्होंने कुछ चीज़ें ली थीं, और वो कुछ चीज़ें जो हैं 1 लाख से होके 10 करोड़ की हो गई, 10 लाख से होके 20 करोड़ की हो गई। हुँ, स्टॉक मार्केट के अंदर कितने लोग हैं ऐसे, जैसे ही उसका 10 लाख का स्टॉक 20 लाख का होता है, वो तो बेच देता है उसको। बेच देता है। वो 100 करोड़ तक की साइकिल देखी किसने है? नोन सर्कल में आप बताओ अगर किसी ने देखी हो ये तो। बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 साल में मुझे लगता अरे है लिक्विडिटी है ना, बटन दबाया, खटाक बिक गया। जिस रियल एस्टेट में थोड़ा-सा ये तो है कि आदमी का पैसा जुड़ता तो रहता है। हुँ, एक लिक्विडिटी ना होना भी कई बार अच्छी चीज़ है, कि आपका पैसा एक ज़बरदस्ती रुका तो पड़ा है कहीं पे। ये बहुत अच्छी बात बोली है। मैं हम दोस्त जब बैठते हैं ना, तो ये डिबेट होती होती है कि रियल एस्टेट में भाई पैसा तो बढ़ रहा है,
क्योंकि हम 5 साल की अगर जर्नी को लेके देखें, कोविड के बाद 4 साल देखें, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि यार पैसा इतना बड़ा, वो कह रहा है भाई अगर पैसे की ज़रूरत हुई तो क्या? हम एटलीस्ट ये तो है कि म्यूचुअल फंड्स हो गया या शेयर मार्केट हो गया या म्यूचुअल एसआईपी, फंड भी करें, तो वो चीज़ें करें, हम एसआईपी भी निकाल करें। लेते हैं, पर उतनी ग्रोथ नहीं है। और ये बात सही है कि ग्रोथ इसलिए नहीं है क्योंकि जब बढ़ता है निकाल लेते हैं। आज ट्रम्प की वजह से आप देखो, टैरिफ की वजह से क्या हाल हो रखा है। पिछले 2 साल का देख लो, चलो 4 साल का तो एग्जांपल फिर गोल्ड के लिए और हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। पिछले 1 डेढ़ साल में आप देख लेना कि आपको स्टॉक मार्केट में कितना, आपने एसआईपीओ की कहाँ कितना ग्रोथ आ गई। कभी बढ़ जाएँगे, कभी घट जाएँगे, कभी उसने ट्रम्प ने कुछ बोल दिया तो उसमें क्या आपका कंट्रोल ही नहीं है कुछ उसमें। भाई ये सही, मैं सच बता रहा हूँ, ये चीज़ 2 से ढाई साल पहले मैं शेयर मार्केट्स में बहुत लगाता था। अच्छा, एक एक चीज़ हुआ मैं एक आई मेरे जैसे लोग बोलते हैं ना कि बिल्डर, ब्रोकर, नेक्सस, ट्रेडर्स ये मैनिपुलेट करते हैं, ये बड़े गंदे लोग हैं। राकेश झुनझुनवाला जी की, वो तो चले गए खैर, उनकी वाइफ ने जो बेटिंग ऐप्स अभी बैन हुई है ना सारी, ड्रीम 11 और वो सब, उनके पास किसी वन ऑफ द कंपनी का बहुत अच्छा मेजर स्टेक था। उसके आने का जिस दिन वो अनाउंस हुआ है कि अब बेटिंग ऐप्स विल बी इलीगल, हुँ। उससे कुछ टाइम पहले पिछले 1.5 महीने से वो अपना सारा स्टॉक उन्होंने बेचा है, जो पिछले काफ़ी सालों से होल्ड करके बैठे थे वो। तो ऐसा नहीं है भाई, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन सब यूज़ कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट दुनिया है। आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास वो सिस्टम नहीं बैठ पा रहा। बिल्कुल। आप अपना सिस्टम बैठाओ उस तरह का कि आप भी उस चीज़ को मैनिपुलेट करो। 100 करोड़ रुपए लेके अगर यमुना अथॉरिटी में जितने प्लॉट 500 मीटर के अवेलेबल हैं, कोई आदमी 100 करोड़ इकट्ठे करे, 10-10 करोड़ रुपए 10 आदमी इकट्ठे करें, जितने प्लॉट अवेलेबल हैं सब खरीद लें हुँ। और वेट करें। डिमांड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इंक्रीज़ होगी, सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है। बेच देना, सब पैसा कमाओगे अच्छा। भाई ये गुड़गाँव के ब्रोकर आज भी नेगेटिव करते हैं नोएडा मार्केट को। यार वो जानते नहीं है। देखो ये सबसे आसान मानते तरीका हो है इस ये। चीज़ को? हाँ, हाँ, करते हैं। बहुत सब लोग ही करते हैं। हुँ। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। क्योंकि एक सेम सेम इन्वेस्टर है जो गुड़गाँव और नोएडा दोनों शहरों को कंपेयर करता है। और मैं आपको कितने एग्ज़ाम्पल बता चुका हूँ। आप कोई भी एग्ज़ाम्पल गुड़गाँव के नहीं बता पाओगे जिन्होंने जितना रिटर्न नोएडा में 5,000 की चीज़ 15,000 रुपए फुट हुई है, गुड़गाँव में 10,000 रुपए की चीज़ 30,000 रुपए फुट नहीं हुई है। उस सड़क पे 30,000 रुपए का नया आ गया, वो एक अलग बात है। हुँ। ऐसे तो नोएडा में जो 5 की चीज़ 15 हुई है, 15 के बगल में 30 का यहाँ भी आ गया नया। नई चीज़ कितने में आ रही है, वो ब्रांडेड है या उसके अंदर क्या-क्या अल्ट्रा, अल्ट्रा, अल्ट्रा लग्ज़री है, वो एक अलग बात हो गई, वो जस्टिफिकेशन भी दे जस्टिफाई कर रहे हैं ना उस चीज़ को कि राइट? मैं इस जब रेट पे रिटर्न नोएडा में रियल एस्टेट में ज़्यादा मिला है, हुँ। तो मैं क्यों क्यों मानूँगा कि गुड़गाँव बेहतर है? गुड़गाँव अच्छा शहर है। गुड़गाँव में बहुत अच्छी सड़कें हैं, बहुत वहाँ पे वेनिस है वो। गुड़गाँव इज़ द वेनिस ऑफ इंडिया। क्या बोला? बहुत अच्छी सड़कें हैं? बहुत अच्छी सड़कें हैं, वेनिस है ना वो, हाँ। तो वेनिस है वो, तो वहाँ बोट्स अभी आएँगी वहाँ पे, नया आने वाला है वहाँ पे। तो गुड़गाँव में यार अलग है। अभी एक वो आया था ना कि कौन-सा वो भाई एडवेंचर 190 करोड़ के अपार्टमेंट में आज भी सामने पानी भरता है। बिल्कुल, बिल्कुल भाई। उसका मेरे को लग रहा है इनके पास सॉल्यूशन है ही नहीं उसका। करना होता तो कर लेते। मतलब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ मैंने कभी डिटेल में पढ़ा नहीं। कुछ वहाँ पे ऐसा इश्यू है क्या गुड़गाँव में कि वहाँ का वो सीवेज वो ठीक ही नहीं कर पा रहे। मतलब हर बार बारिश में इतना पानी भर जाना, हर बार वो इरिटेशन होना। आपने द्वारका एक्सप्रेस तो बना दिया, बट एनएच 8 को आज भी आप रीडेवलप नहीं कर रहे हो यार, हाँ, जहाँ सबसे ज़्यादा नहीं वो कुछ रहता है। प्रॉब्लम होगी उसकी। मतलब प्रॉब्लम यही है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको कि दिल्ली से लोग सोच रहे हैं कि गुड़गाँव 2 घंटे लगता है, वहीं ले लेते हैं प्रॉपर्टी, ये और रियल एस्टेट कैसे बढ़ेगा? नहीं लेंगे गुड़गाँव में भी तो 5 किलोमीटर जाने में अब 1-1 घंटा लग रहा है ना बीच वो तो में। लग ही रहा है। वो तो लग ही रहा तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज़ और, जो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सरकार बदल गई, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, हरियाणा में अगर गवर्नमेंट चेंज होती है या नोएडा में अगर गवर्नमेंट चेंज होती है, तो रियल एस्टेट में फ़र्क पड़ेगा? है। अब जैसे पहले भाई मायावती जी की गवर्नमेंट थी तो नोएडा तब भी चमका रहे थे वो। ऐसा क्या प्रॉब्लम थी? अब बीजेपी आ गई तो और भी अच्छा चमका रहे हैं। नोएडा आपको पता है नोएडा इज़ द इलेक्ट्रॉनिक्स हब स्पेसिफिकली फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग पूरे इंडिया का। आपको पता है ये बात? नहीं। इंडिया का 55% फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग नोएडा में होती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे में। सैमसंग, डिक्सन जो एप्पल सबका बनाते हैं, सबके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नोएडा में है। पता नहीं कितना $5 बिलियन आप रीचेक करना एक बार गूगल पे अगर आप आर्टिकल कुछ डालोगे, अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ। $5 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है हर साल फ्रॉम नोएडा इटसेल्फ फॉर द फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग हुँ। इंडस्ट्री। तभी सेमीकंडक्टर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये बेकार की बात है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इन नोएडा इज़ अ वेरी गुड सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़ ऑल्सो। और कभी भी ना सारा सेंटर ऑफ वन एक शहर नहीं बन पाएगा। जैसे अगर सेमीकंडक्टर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो ताइवान इज़ अ वेरी दिस थिंग, उस कंट्री का 20% जीडीपी कंट्रीब्यूटिंग जो इंडस्ट्री है दैट इज़ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स के बिना पूरा ग्रोथ हर कंट्री का रुक जाएगा, हर किसी की डिपेंडेंसी है उस चीज़ के ऊपर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो जितना छोटा होगा ना, उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। 30 नैनोमीटर से छोटा अगर आपको बनाना है तो उसकी एक मशीन है जो आपको नीदरलैंड्स में मिलती है। तो आपके नीदरलैंड से भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो यूएस में मिलता है।
तो सिमिलरली ना आप ये नहीं बोल सकते कि गुड़गांव विल बी द एपिसेंटर ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं हो सकता। एक शहर, हर चीज कैसे हो सकती है उस शहर में? आईटी वहीं आ जाए, मैन्युफैक्चरिंग वहीं हो जाए, फोन भी वहीं बनेंगे, सेमीकंडक्टर भी वहीं बनेंगे, हाई पेइंग जॉब्स भी वहीं आएंगे, स्टार्टअप भी वहीं आएंगे। सब कुछ एक शहर में नहीं हो सकता, मिक्स ऑफ एवरीथिंग होना चाहिए। देखो एक पेन पॉइंट, मजाक की बात अलग, लेकिन एक पेन पॉइंट ये जरूर है, जिस आदमी की सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए है, जो मेजरली जनता है भाई, विच इज ऑल्सो वेरी गुड सैलरी। 3 लाख रुपए इज अ डिसेंट सैलरी भाई। अगर वो नहीं खरीद पा रहे रियल एस्टेट, ये एक पेन पॉइंट है। ये हम मजाक में बोल देते हैं, गुड़गांव में ज़्यादा लोग थोड़ा उसमें बोल देते हैं कि आप इतना नहीं है तो यहाँ इस शहर में आओ, ये मत, ये शहर ही आपके लिए नहीं है। ये एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें इस तरीके से तो किसी को नहीं प्रेजेंट करना चाहिए, बड़ी क्लासेस सी बात हो जाएगी ये। लेकिन इस तरह के लोगों को अगर रियल एस्टेट को अफोर्ड करवाना है तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनेगी, इसमें प्राइवेट प्लेयर कुछ नहीं कर पाएगा। या तो आप लैंड कॉस्ट इतनी सस्ती कर दो कि बिल्डर उसको बना के बेच पाए। अगर आप लैंड कॉस्ट सस्ती नहीं कर सकते तो आपको और शहर क्रिएट करने पड़ेंगे। आप सिर्फ नोएडा गुड़गांव पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको यमुना एक्सप्रेस वे डेवलप करना पड़ेगा, आपको मजबूरी है आपकी। हम लोग जब यमुना एक्सप्रेस से बेचा करते थे 2017 18 19 की बात करूं, तो वी यूज टू एक्सप्लेन 5 ड्राइविंग फोर्सेस है, स्मार्ट सिटी बन रही है, शेर आया जेवर एयरपोर्ट बनेगा। आज सब कुछ ऑन ग्राउंड है। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि गवर्नमेंट का रुझान जो है उसकी वजह से आज बिल्डर्स भी आ रहे हैं और लोगों को दिख रहा है कि यार 5 साल 6 साल 7 साल में ये चीज़ें बढ़ेंगी ही यार बढ़ेंगी। प्राइवेट डेवलपर या प्राइवेट कोई रियल एस्टेट ब्रोकरिंग कंपनी या कोई हमारे जैसे लोग जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, हम कितना क्रिएट कर सकते हैं फर्जी हाइप? ऐसे नहीं होता। गवर्नमेंट बैक्ड अगर नहीं होगी कोई कोई एक लोकेशन, तब तक उसमें रियल एस्टेट क्या किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं आएगी। नहीं आएगी। आप ऐसा मत सोचो एक बिल्डर कुछ नहीं कर सकता, ये फोमो वोमो बेकार की बात है। जो जिनमें समझ नहीं है वही फोमो में आते हैं यार, जो जिनमें समझ है रियल एस्टेट को रियल एस्टेट की तरह समझते हैं, वो प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी की तरह खरीदते हैं। बिल्कुल। अगर आप फोमो में आना बंद कर दो, बिल्डर फोमो में देना बंद कर देगा। अभी जैसे हमने ये बोलना शुरू किया, आप अपने व्यूअर्स को आप करना भाई इस तरीके से कि हमेशा ना प्राइस ऑल इंक्लूसिव की बात हो, एक बड़ा और कारपेट एरिया की भी ये प्रॉब्लम हाँ, है। ये सुपर एरिया और कार्पेट एरिया मुंबई ये में बहुत कार्पेट बड़ी एरिया बिकता है भाई। राइट राइट, तभी और बालकनी आज लोडिंग देखो ना कितनी है, लोग सुपर एरिया में नहीं पता होता, जब अनटिल अनलेस जब बिल्डर बाय एग्रीमेंट आता है फिर कार्पेट एरिया दिखता है, तब लोगों को रियलाइज होता है। ये बहुत बड़ा यार, गलत गलत पेन है भाई, ये बहुत बहुत ज्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। और दूसरा क्या, आप जैसे मान लो हमें 4 प्रोजेक्ट को कंपेयर करना है, किसी कस्टमर को कंपेयर करना है, वो देख रहा है कि मैं 4 प्रोजेक्ट को कंपेयर करूं। अब वो ये नहीं समझ पा रहा कि मेरे को एक्चुअल फ्लैट कितने का मिल रहा है इन चारों में, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये एक्चुअल मुझे फ्लैट कितने का पड़ रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया, रियल एस्टेट कंटेंट क्रिएटर्स, पीपल लाइक यू, मी एंड अदर पीपल, कि भाई ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग की बात करें अब, कि ये बीएसपी प्लस पीएलसी प्लस अदर चार्जेस प्लस जीएसटी इतने का है, इसका सुपर एरिया इतने का है, लेकिन इसमें कारपेट और बालकनी इतने की है। अगर हम सब लोग ये फॉलो करने लग जाएंगे ना, तो लोगों को ये क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी, भाई इसमें आप सुपर और कारपेट का जो बीच का लोडिंग है कोई नहीं कैलकुलेट कर सकता, बिल्डर जिसने कैलकुलेट कर रखा है वो भी नहीं कर सकता। बिल्डर के किसी आदमी से पूछ लो, वो आंसर कर ही नहीं पाएगा। अरे बिल्डर का मालिक नहीं कर पा रहा, हाँ। मालिक से भी पूछ के देख लिया, नहीं उनके पास भी आंसर नहीं है। कारपेट प्लस बालकनी, हर प्रोजेक्ट को जब भी कंपेयर करो कारपेट और बालकनी देखो। अब देखो बालकनी क्या है, बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, आपको बालकनी शायद बड़ी अच्छी लग सकती है, मुझे शायद लगेगा कि बालकनी छोटी हो जाए, कमरे बड़े हो जाएं, तो आदमी के पास क्लैरिटी हो कि इतना मुझे कारपेट मिलेगा, इतना बालकनी मिलेगा, और ऑल इंक्लूसिव मुझे इतने का पड़ेगा। ये वैसे गवर्नमेंट को करना चाहिए, हमारा काम नहीं है, ना बिल्डर का काम है। गवर्नमेंट को ऐसा कोई रूल इसमें वो करना चाहिए कि ये आप रेरा के अंडर आता है आई गेस, ये तो सारी चीजें रेरा के अंदर आती ये है, गवर्नमेंट को। पर इतना फॉलो नहीं हो पा रही ना, बस एग्रीमेंट पे लिख देते हैं कारपेट एरिया, एग्रीमेंट पे कहीं सुपर एरिया नहीं लिखा होता, पर बिकता सारा सुपर एरिया पे रहना। ये बैल्कनीज भी कार्पेट एरिया में इंक्लूड होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? बालकनीज अगर कारपेट एरिया में इंक्लूड होगी ना, देखो ये बहुत बड़ा एक डिबेट का टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि अभी वो सुपर एरिया पे चार्ज कर रहा है। सुपर एरिया में बालकनी से लेकर कारपेट के अंदर सब चीज़ आ गई। तो आई थिंक इसका सोल्यूशन इज, जैसे मुंबई का आपने एग्जांपल दिया था, तो वहाँ कारपेट एरिया पे बिकता है, तो वहाँ बिल्कुल। कंपटीशन है कि मैं कारपेट एरिया पे कम प्राइस पे बेच रहा हूँ, तो बालकनीज बहुत ना बराबर होती हैं। मुंबई में बालकनीज इज लग्जरी। तो कान यहाँ से पकड़ो, इधर से ये वो तो करना ही करना है। करेक्ट। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बायर है वो ये देख ले कि मेरा फ्लैट कमरा इतने बाय इतने का है, अंदर का कारपेट एरिया मुझे 1100 स्क्वायर फीट मिल रहा है, प्लस मुझे 200 स्क्वायर फीट की बालकनी मिल रही है या 500 स्क्वायर फीट की बालकनी मिल रही है। जैसे मेरे फादर अगर होंगे तो ही विल लाइक, जितनी बड़ी बालकनी होगी वो उतना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, पर शायद कोई और होगा तो शायद नहीं प्रेफर करेगा, वो बोलेगा जितनी मेरे को भाई बालकनी से मतलब नहीं, मुझे कारपेट ज़्यादा बड़ा चाहिए। तो वो ईच टू इज ओन, लेकिन कारपेट बालकनी में ऐड नहीं होनी चाहिए, बट ये अलग अलग रिप्रेजेंटेड जरूर होनी चाहिए। भाई एक बात बताओ, ये साउथ का क्या कॉन्सेप्ट है? साउथ बोले तो भाई, साउथ बोले तो साउथ मुंबई, साउथ दिल्ली, अच्छा साउथ गुड़गांव, साउथ ऑफ गुड़गांव, ओके, और नोएडा का कौन सा साउथ बनेगा? सेक्टर 150 ये साउथ है। हाँ साउथ है। तो ये साउथ का क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि ये हमेशा एक लग्जरी और एक एक्सपेंसिव बोला जाता है कि भैया साउथ है तो
देखो पैसा ज्यादा होगा ही होगा इसका। बेचने का भाई कुछ ना कुछ स्टोरी तो बनानी पड़ेगी। जी। जब गौर सिटी 7th एवेन्यू और 14th एवेन्यू जब बेच रहे थे हम और आप एक साथ, तो उस टाइम कैसे कैसे क्या स्टोरी थी बेचने की कि आपको अब तब स्कीम्स बिकती थी, रजिस्ट्री फ्री, एसी फ्री, आपको रेंट फ्री देंगे। अब देखो स्कीम नहीं, पेन प्लान ही बिका है, वो सबवेंशन प्लान होता था। हाँ सबवेंशन प्लान पे बिका है वो ज़्यादातर। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार और होलसेल बाजार और करा आपने उस टाइम पे? नहीं यार, हमें तभी हम अलग हुए कि हमें रियलाइज हो गया था कि यू वांटेड टू गो इन अ लग्जरी। नॉट जस्ट लग्जरी भाई, आई थॉट कि आई विल ओनली सेल दैट थिंग विच आई पर्सनली वुड बाय। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, मेरी पूरी दुनिया का तो ज्ञान होगा नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बट लोगों को कन्विक्शन थी भाई गौर की तो यार। नहीं गौर तो है। गौर 7th एवेन्यू 14th एवेन्यू मैं तो बता रहा हूँ, बहुत अच्छे रेंटल्स हैं वहाँ। नहीं मैं उसकी बात कर रहा हूँ भाई, जो गौर सिटी सेंटर में नहीं था, 5वें फ्लोर अच्छा पे अच्छा, कुछ 7th फ्लोर पे 11th 7th फ्लोर फ्लोर पे पर दुकानें आज भी खाली है वो। अरे भाई वो ऑफिस को दुकान बना के बेच रहे थे यार, उसके वो प्रोडक्ट की मैंने वो कर दिया था ये जैसे पालिका बाजार है वैसा चलेगा। वैसे बनाया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कोई थाईलैंड की पता नहीं कौन सी बिल्डिंग का एग्जांपल दे देते थे। तो पहले क्या प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करके बेचा जाता था, ग्राहक था नहीं बाजार में इतना, और रेंटल्स का फिर भी एक एक्साइटमेंट था लोगों को कि रेंटल्स बन जाए मेरे। तो उसमें क्या करा जाता था कि यार आप इसको कैसे बेचें। अब 7वें फ्लोर पे 6ठे फ्लोर पे मैं आपको चलो बोल दूं एक बात, पहले रियल एस्टेट जो कंपनीज थी, जहाँ पे जिस बिल्डर से उनकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती थी, जिस चीज़ को वो अंडरराइट कर पाते थे, उस चीज़ के अराउंड स्टोरी बना के बेचा जाता था। बात ये साउथ ऑफ गुड़गांव से स्टार्ट हुई थी, बट थोड़ा हम दूसरे एंगल में भी बात कर रहे हैं। साउथ की जो स्टोरी भाई, वो साउथ ऑफ गुड़गांव, वो ये एक है ही, साउथ दिल्ली महंगा है, साउथ बॉम्बे महंगा है, तो गुड़गांव के साउथ पार्ट में आता है सोना, तो उसको बेचने के लिए वो स्टोरी बना दी। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि रियल एस्टेट ब्रोकरेज कंपनीज ना भाई, अगर देखो या तो कोई कंसल्टेंट है, या कोई प्रॉपर्टी डीलर है, या कोई रियल एस्टेट एजेंट है, एक ही चीज़ें हैं ये सारी, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं कंसल्टेंट हूँ और इवेंचुअली उसका ब्रोकरिंग का बिजनेस है, तो कहीं ना कहीं उसकी कंसल्टेंसी अपने से अलाइंड ही होगी, हमारी भी होगी, आपकी भी होगी, किसी और की भी हो सकती है। तो मेरे से कल कोई पूछ भी रहा था कि यार आपसे जब हम पूछते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसी है, तो आप बिल्कुल बता देते हो कि यार ये अच्छी नहीं है, ये अच्छी है, थोड़ा साफ सुथरा बता देते हो। मैंने कहा कि आप मगर मेरे से 7-8 साल पहले मिलते शायद नहीं बता पाता, तब शायद पेट इतना नहीं भरा था। मैं इस पे आता हूँ भाई। मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें आपने एक बात बड़ी जिक्र करी थी, बड़े दिल पे लगी मुझे, मतलब छू गई यार। वो था कि आपने बोला एक समय था जब मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट करा था, पैसे की जरूरत थी, तो हर प्रॉपर्टी अच्छी लगती थी, राइट तो वो बोलते बस बेचना है, राइट तो बेचू थे हम लोग उस टाइम पे। सो आज ये टाइम आ गया कि व्हेन यू हैव अ बायर्स, जो लोग आप एक पोर्टफोलियो बना हुआ है, लोग आप पे विश्वास करते हैं, तो आप वही प्रॉपर्टी दोगे जो आप बेचना चाहते हो, जिस पे आपको कन्विक्शन है। मैं अगर मेरे पास उतना पैसा होता मैं खरीदूंगा नहीं। तो यही रीजन है कि भाई मैं कह रहा एक हूँ नाम बनता है, यही रीजन है कि लोग रिपीटेड बिजनेस करते हैं। राइट राइट और ये समय पता है कौन सा है, जो हम 3 साल पहले नहीं सोचते थे। तो ये मार्केट ऐसी है जब रिपीटेड कस्टमर ही आ रहा है हमारे पास, नया बायर नहीं है, बहुत रेयर है। तो वही चीज जब तभी करेंगे जब आपने अच्छी प्रॉपर्टी दी होगी, और अच्छी प्रॉपर्टी के लिए रिटर्न आना बहुत जरूरी और एग्जिट भी भाई। है। जैसे बात भी एग्जिट, करते वीडियो ये स्टार्ट तो करने वाले, कि एक्चुअल अगर आपने अपना किसी को कोई कमिटमेंट दिया था, भाई 90% लोग जो है एग्जिट नहीं करा पाते, बेच देते हैं, उसके बाद वो नहीं कर पाते। उस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं ना। यस। एक प्रोजेक्ट को छोड़ दिया तो वैसे तो बहुत सारी जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं भाई, वो इसी तरीके से काम करती हैं कि एक जिस बिल्डर से कोई अंडरस्टैंडिंग बन गई, तो उससे एक पर्टिकुलर चीज़ जो है अंडरराइट कर ली, फिर वही सबसे अच्छी प्रॉपर्टी बन जाएगी। वर्सेस कोई ऐसा बंदा है जिसका, अब लेट्स से थोड़ा मैं तो अपने ऊपर पर्सनली बता सकता हूँ, चलो मैं दूसरों का नहीं बता रहा, पर अब जैसे अब एक सेल हो या 10 सेल हो, या कुछ हम पैसे कमा लें उस सेल से, अब वो वाला स्टेज लाइफ का खत्म हो गया। इसलिए आप गाइड सही कर पा रहे हैं शायद। 7-8 साल पहले वो स्टेज नहीं थी फाइनेंशियल। बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जितना आदमी का खुद का पेट भरा हुआ होगा ना, उतना आदमी वो धार्मिक बातें कर सकता है। जब तक यार अपना मेरे पेट अंदर भरा भी ये होगा पता क्यों आया, एक एज फैक्टर होता है। ना, जब आप एक एज के बाद चले, ये मतलब मेरा सबसे क्लिक हुआ था जब मैं खुद एज अ कस्टमर, जब मैंने एमट्रीम की प्रॉपर्टी ली थी, द फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, तो मेरे को बड़ा फियर था यार। हम बेचते थे, कन्विक्शन भी है, हमें पूरा डेप्थ पता है, बिल्डर का सब कुछ पता है, बट एक डर होता है यार, क्या मैं सही ले रहा हूँ, बताने वाला कोई नहीं है। तो उस टाइम वो लगा कि नहीं यार, पैसा है तो अब कहीं ना कहीं कुछ लोन पार्ट भी होता है, जब आप पे कर रहे हो तो आप सही प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपको एग्जिट मिलेगा नहीं मिलेगा, एप्रिसिएशन आएगा नहीं आएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब तो भाई देखो आप, कि कस्टमर जो है दोनों चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहा है कि प्रोजेक्ट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब पहले तो आदमी सिर्फ बिल्डर डिसाइड करता था, कस्टमर, अब तो मैं कह रहा हूँ चैनल पार्टनर डिसाइड करके बंदा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। ये नया टाइम देख रहा हूँ मैं कि डिसाइडेड है एक्चुअल में हाँ, बंदों ने डिसाइड कर लिया कि गुड़गांव में डीएलएफ फिरवाना लेना, लेकिन हम डिसाइड कर रहा है। अब देखो डिसाइडिंग मोमेंट क्या क्या हो सकते हैं। मान लो डीएलएफ फिरवाना किससे लें, जिसकी डीएलएफ में ज़्यादा चलती हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है, या जिसकी बात मुझे अच्छी लगती हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है, या ये बंदा एग्जिट भी दिला चुका है पहले पास्ट में, ये भी एक रीज़न हो सकता है।
तो बंदा चैनल पार्टनर डिसाइड कर रहा है, ऐसे बिल्डर डिसाइड नहीं कर रहा अब। ये एक यूनिक चीज़ देखी मैंने इन लास्ट 2-3 ईयर्स। भाई नोएडा एक्सप्रेसवे पे ना एक्सप्रेसवे बहुत पहले बन गया था, हम्म। इतने सालों पहले बन गया था, हम्म। बट वो एप्रिसिएशन नहीं आया। बनने के बाद एप्रिसिएशन आया, मतलब चल रहा था, ऑनगोइंग आया, ठीक है। अगर मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं तो जो 7, 8, 9, 10 हज़ार रुपये का रेट था, जैसे ही द्वारका एक्सप्रेसवे डेवलप हुआ, दिल्ली से कनेक्टिविटी और बढ़ गई, उसके बाद प्राइस बढ़ा। तो ऐसा क्या हुआ कि नोएडा एक्सप्रेसवे होने के बावजूद भी वो स्पीड नहीं आई जो अब आनी शुरू हुई है। नहीं, वो तो देखो भाई, ये तो नोएडा और गुड़गांव शहरों का डिफरेंस है। गुड़गांव में पहले लैंड बिल्डर को दिया जाता है, पहले सोसाइटी डिलीवर हो जाती है, सड़क और वो चीज़ें बाद में ही बन रही हैं। वो तो पूरे गुड़गांव के साथ है ये प्रॉब्लम। हम्म। नोएडा के अंदर आप यमुना एक्सप्रेसवे पे जब कुछ भी नहीं था, तब सड़क तो बहुत पहले की बन गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर यमुना एक्सप्रेसवे का तो आज भी पूरा अच्छे तरीके से डेवलप्ड है। ये तो पूरे गौतम बुद्ध नगर में ये तो चीज़ है ही है। रही बात द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आज नहीं है उतना। आज भी अगर कोई शिफ्ट करेगा तो उसको काफ़ी सारे इश्यूज आएंगे, आसपास जो चीज़ें होनी चाहिए रहने के लिए। तो धीरे धीरे वो चीज़ें आ रही है, लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, द्वारका, जो उधर वाली बेल्ट है सारी, रोहिणी, पंजाबी बाग तक, इनफैक्ट उनके लिए द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ अ वेरी गुड लोकेशन। तो द्वारका एक्सप्रेसवे क्योंकि लोगों को प्रीमियम तो मिलेगा अभी, और ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं ना नोएडा को, गुड़गांव को नोएडा से कंपेयर कर सकता हूँ। मैं, कोई कंपैरिजन नहीं है विद गाजियाबाद, कोई कंपैरिजन नहीं है विद फरीदाबाद, क्योंकि ये जो मार्केट्स थी ये बड़ी नहीं है कंपैरेटिवली, क्योंकि हमेशा गुड़गांव का कंपैरिजन नोएडा से किया जाता है। राइट। मैं आपको ना अभी एक फ़ोटो दिखाऊँगा हाँ। वीडियो के बाद। एक हमने ना कम्युनिटी ग्रुप स्टार्ट किया रिसेंटली। हम्म। तो उसमें पहले तो हमने क्या किया, जो हमारे अपने कस्टमर्स थे उनको हमने बताया कि ब्रॉडकास्ट कर दिया कि ये कम्युनिटी ग्रुप है, इफ यू वांट टू जॉइन। लोगों ने ज्वाइन किया। हम्म। उसमें भाई मैंने ना, उसमें था मतलब वो ऐसा हो गया कि उसमें ना ऐसा होता है, मुझे पता नहीं था। आप कम्युनिटी ग्रुप आप कोई रन कर रहे हो हाँ ऐसा? मैं करता हूँ। अच्छा। उसमें ना मैक्सिमम 1024 आते हैं लोग, ऐसा कुछ उसमें मुझे पता नहीं था कि 1024 आते लिमिट हैं। होती है, हाँ। तो उसमें अब तीसरा हो गया हमारा, एक लास्ट वीडियो के डालने की वजह से। तो उसमें ना मैंने डाला ऐसे कि आपके हिसाब से, तो वहाँ सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं मेजरली। हम्म। तो उसमें ऐसा डाला कि आपके हिसाब से बेस्ट लोकेशन कौन सी है, पास्ट में क्या हुआ है। देखो, हमारा और आपका अपना पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो बायर है उसका भी तो अपना पर्सपेक्टिव है, जो बिल्कुल। इन्वेस्टर है उसका भी तो अपना पर्सपेक्टिव है। हम्म। तो मैंने पूछा कि छह लोकेशन के ऑप्शन दिए कि आपके हिसाब से अगस्त 2025 में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, अगले 5 साल के लिए सबसे अच्छी लोकेशन कौन सी है। देखो, वैसे तो एक वन साइड ऑफ स्टोरी इज कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक एप्रिसिएशन आता है कि NH24 पे है, गाजियाबाद है, लेकिन प्रेस्टीज अच्छा था तो वहाँ पे अच्छा प्रीमियम आएगा भी लोगों को। एक तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिस्कशन हो गया, लेकिन एक हो गया शहर स्पेसिफिक या माइक्रो मार्केट स्पेसिफिक। तो मैंने 6 ऑप्शंस दिए थे। एक मैंने बोला द्वारका एक्सप्रेसवे, एक मैंने बोला था गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, एक मैंने बोला था NH24, एक मैंने बोला था नोएडा ऑप्शन एक्सप्रेसवे, दिए थे आपने। हाँ, और एक नोएडा एक्सटेंशन और यमुना एक्सप्रेसवे। ये 6 ऑप्शंस दिए थे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो 6 ऑप्शन मैंने पूछा था कि आपके हिसाब से, एक ऐसे एक्सरसाइज करते हैं जितने लोग इस कम्युनिटी में हैं, आप बताओ आपके हिसाब से अगले 5 साल में अगस्त 2025 में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, ना प्लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, ना मैं दुकान की बात कर रहा हूँ, ना मैं कोई कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ रेजिडेंशियल हाई राइज की। तो कहाँ सबसे अच्छा प्रीमियम आएगा, आप उसका रिजल्ट देखोगे। जबकि वो लोग वो हैं, मतलब मैं हैरान हो गया। मेरे पास तो नंबर सेव्ड भी हैं, उनमें से कुछ 20% लोगों के, क्योंकि अपने ही कस्टमर्स हैं। तो उन कस्टमर्स में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका 500 हज़ार करोड़ पोर्टफोलियो है। वो भी उसमें अपना अपना अगर फीडबैक दे रहे हैं ना, तो उनका फीडबैक बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि उनका अपना बहुत एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट का, बिल्कुल होगा। वो हल्के लोग नहीं है। तो उनमें से नोएडा एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट आप देखोगे 60% लोगों ने नोएडा एक्सप्रेसवे को बोला कि Consider नोएडा करें। एक्सप्रेसवे कैन गिव वेरी गुड रिटर्न्स, क्योंकि ये, बट इसके टक्कर में यमुना एक्सप्रेसवे भी आएगा, बट वो लॉन्ग थोड़ा सा और हाँ, जिसका मैंने बोला 5 साल, हम्म। मैंने एग्जांपल उसमें बोला कि, 5 years। और मैंने बोला हाई राइज। देखो, आप हर चीज ना, हर रियल एस्टेट के बारे में आपको बिल्कुल डेप्थ में बात करनी पड़ेगी। आप प्लॉट की बात कर रहे हो तो नोएडा एक्सप्रेसवे की बात नहीं होगी, फिर यमुना एक्सप्रेसवे की बात होगी। फ्लैट की बात कर रहे हो तो पहले नोएडा एक्सप्रेसवे की बात इसमें होगी। आपकी एक बात जो आपने पुरानी करी थी, मैं वो उस चीज़ से बताता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमने बोला था लग्जरी क्या है, Yeah. खुलापन है, Yeah. ग्रीनरी है, राइट वो लोगों को यहाँ दिखती है नोएडा एक्सप्रेसवे पे। राइट जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज आ जाए, बट वो कंजस्टेड नहीं होगा जैसे सेंटर नोएडा है, वो कंजस्टेड नहीं होगा जैसे नोएडा एक्सटेंशन है, राइट राइट वैसा ही कंजस्टेड। अब ये है कि ग्रेटर नोएडा है, बट वो फार है थोड़ा सा, देखो डिस्टेंस तो है, राइट तो राइट इसलिए नोएडा एक्सप्रेसवे को लोग ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं। राइट। एक और सवाल भाई जो आपको काफ़ी सुनने को भी मिलता होगा, अगर मैं गुड़गांव से नोएडा को कंपेयर करूं तो 3 BHK जिस तरीके से नए लॉन्चेस, गुड़गांव में जितने भी लॉन्चेस आते हैं 3 BHK के, 2 BHK की ना तो बिल्डर लेके आ रहा है, ना वो डिमांड है। क्या नोएडा में भी वैसा सेम ट्रेंड चल चुका है? चल रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। बट क्या आपको लगता नहीं 2 BHK की रिक्वायरमेंट खत्म है? हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी मैं बताया ना आपको, देखो दुनिया साइक्लिक है, तो रियल एस्टेट भी उसी को फॉलो करेगा ना। जैसा दुनिया चल रही होगी उसी को रियल एस्टेट फॉलो करेगा। अभी एस्पिरेशनल रियल एस्टेट की बात हो रही थी, लाइफस्टाइल अपग्रेड की बात थी ना। दिल्ली से क्यों निकल रहा था आदमी? लाइफस्टाइल अपग्रेड के लिए तो निकल रहा था। खुलापन पार्किंग चाहिए, झगड़े नहीं चाहिए, सोसाइटी के अंदर चाहिए, गेटेड चाहिए, एमिनिटीज के साथ चाहिए। हाँ। तो लोग बाहर की तरफ शिफ्ट कर रहे थे।
अब इसमें क्या हुआ कि बड़े घरों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा आई, तो 2 बेडरूम्स नॉन एग्जिस्टेंट हो गए, बनाने बंद हो गए, बंद हो बनने बंद हो गए, ठीक है? लोग खरीद भी नहीं रहे, तो उतना प्रीमियम भी नहीं आ रहा। मतलब सेम प्रोजेक्ट अगर 6,000 रुपए फुट का बिका था, तो रीसेल में 11,000 का 2 बेडरूम बिक रहा है और 3 बेडरूम जो है 13,000 का बिक रहा है और 4 बेडरूम जो है वो 14 साढ़े 14,000 का बिक रहा है सेम प्रोजेक्ट के अंदर, जो एक रेट पे बिके हुए हैं। यानी कि ये तो ऑटोमेटिकली डिमांड बता ही रहा है कि किस चीज़ की डिमांड बट ज़्यादा भाई ये है। उल्टा होना चाहिए ना, पर स्क्वायर फीट तो उतना ही है प्रोजेक्ट का, लग्जरी है, बट मेरा साइज छोटा है तो मुझे कंपेरेटिवली टिकट साइज छोटा पड़ रहा है, मैं इसलिए मेरा बजट उतना है। उसका रीज़न ये है भाई कि जो 10 करोड़ का कस्टमर है ना, वो 10 की चीज़ भी ले लेता है, 11 की भी ले लेता है। अगर उसे काउंटी 107 में 6400 स्क्वायर फीट का चाहिए, हम्म, तो अगर वो कोई 16 मांग ले, 16 नहीं मांगेगा, 16.5 मांगेगा, 17 मांगेगा, अगर उसको वही चाहिए होगा ना, वो ले लेगा। लेकिन जिसका बजट 1 करोड़ है ना, वो 2 करोड़ में नहीं ले पाता। हम्म। तो जो आदमी के पास बजट की प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसका प्रीमियम भी उतना ही ज़्यादा दे देगा ना। तो ये रीज़न है जो बड़े अपार्टमेंट्स का वो हुआ था। लेकिन मैं गोइंग फॉरवर्ड आपको बताऊँ, 1 बेडरूम इन रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ प्लस सर्विस्ड अपार्टमेंट्स ऑल्सो, जो विद कॉन्सियज सर्विसेज, जी। इनकी भी बहुत डिमांड बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि शादियाँ नहीं हो रही और डाइवोर्सेस बहुत बढ़ रहे हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रहा है, वो बॉम्बे में होगा, वो जो बॉम्बे में होगा, वो दिल्ली में कुछ टाइम बाद होने लग जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है गोइंग फॉरवर्ड 10 साल बाद हम्म। बहुत सारे लोग मेरे आस-पास भी मैं देख रहा हूँ शादियाँ नहीं कर रहे। जो भी घबराहट है जिस भी चीज़ की ऐसे अ, मत बोलो भाई। मेरी तो हो गई। बहुत सारे लोग हैं, आप भी शायद देख रहे होंगे, शादियाँ नहीं कर रहे। लड़कियाँ भी शादी नहीं कर रही, लड़के भी शादी नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। चलो वीडियो में बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, आपका ये भी ओपन था क्या अभी नहीं तक? नहीं नहीं भाई। तो दूसरा मैं ये बता रहा था कि डाइवोर्सेस भी बहुत बढ़ेंगे। हम्म। ऑब्वियस सी बात है, अगर पहले तो क्या था कि लड़कियां डिपेंडेंट थी फाइनेंशियली लड़कों के ऊपर, तो लड़का चाहे शराब पिए, हाथ उठाए, बदतमीजी करे, तो लड़की कहीं जा नहीं सकती थी। आज तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बोलेगा हट बाहर अलग। तो 1 बेडरूम अपार्टमेंट्स की आप देखना, जो पूरे जैसे सुपरनोवा में नहीं है वो वाले कि पूरा स्पायरा। पायरा वाले जो हैं, या जो कल को और आएंगे इस तरह के 1 बेडरूम्स, इनकी बहुत डिमांड बढ़ने वाली है भाई वो तो 7-8 साल बाद। भाई वो तो वहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है, रेंटल। चलो वो मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया आपको, वो तो ओयो फ्लेवर है थोड़ा सा, हम्म। पर मैं उस एग्जाम्पल का नहीं बात कर रहा था, मैं जनरली बता रहा हूँ आपको। लॉट ऑफ पीपल 5 years 10 years डाउन द लाइन यू विल सी हु आर अर्निंग 5 लाख रुपीज अ मंथ बट दे नॉट मैरिड। हाउ स्ट्रांगली आर यू, डू यू एग्री विद जो बोलते हैं कि दुकान से मकान बन सकता, मकान से दुकान नहीं? तो पिछले 3-4 साल के अंदर रेजिडेंशियल ने जो कैपिटल एप्रिसिएशन दिया है वो कमर्शियल ने नहीं दिया, क्योंकि डिमांड फॉर लाइफस्टाइल अपग्रेड वाज इंक्रीजिंग। दिल्ली से शिफ्ट होकर आदमी को दुकान नहीं खरीदनी थी, यहाँ घर खरीदना था पहले। जैसे रेजिडेंशियल की डिमांड बढ़ी है ना, वैसे गुड़गांव में भी एसपीआर पे देख लो आप, एमड्रीम की कितनी प्रॉपर्टीज लाइन में है। हाँ, वो 3 है। ब्रिवे है, वो ब्रॉडवे है, सरकार कॉर्नर की गलती वॉक नहीं है, लगती आपको? कॉर्नर वॉक है, कितने सारे हैं भाई, खाली पड़े हैं। पर एक चीज बताओ, सरकार की गलती नहीं लगती आपको? कैसे? वहाँ पे सड़क बनाई नहीं यार अभी तक, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई वहाँ पे कोई कैसे शाम को जाएगा अपने वाइफ के साथ, आप बताओ? वहाँ अगर मान लो वहाँ अच्छे रेस्टोरेंट्स खुल गए, इवेंचुअली तो टेनेंट, यार मान लो M3 बहुत अच्छा बिल्डर है, उसके बहुत अच्छे टेनेंट से, बहुत अच्छे ब्रांड से बहुत अच्छे रिलेशन है। वो बोलेगा कि अब यार जो जितने भी रेस्टोरेंटियर्स हैं, प्रियांक सुखीजा, उमंग तिवारी, वरुण, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक चाहिए ही चाहिए। नहीं मैं कह रहा हूँ, पंकज बंसल जी नहीं जानते क्या इन लोगों को? हाँ। वो बोलेंगे नहीं कि अपना टाउन हाउस कैफे और लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स यहाँ खोल लो, मना कर देंगे, वो खोल लेंगे। लेकिन यार वो एडिन नहीं देखेगा कि यहाँ यहाँ पहुंचेगा कैसे, कोई इतनी आसानी से पहुंच ही नहीं पाएगा। अभी तो वहाँ पीछे रेजिडेंशियल BYO नहीं भी है। खुले हुए ज़्यादा वहाँ पे। अच्छा पता नहीं मेरे को, लेटेस्ट में तो BYO भी अब शायद खुल गए होंगे। पर मैं कह रहा हूँ कि खोलने को तो खुलवा ही सकते थे। जैसे इसमें आपको एक और एग्जाम्पल दूं, नोएडा के अंदर, नोएडा एक्सप्रेस वे पे अगर आप पकड़ लो, रेस्टोरेंट्स जो हैं, गुलशन 129 में है, बिल्कुल, एडवांट में है, स्काई मार्क में है। स्काई मार्क गए हो आप? स्काई मार्क गया हूँ। गए हो? मॉलिक्यूल वगैरह वहाँ खुले, अच्छे हो गए, ब्यूटीफुल। है ना? एक BPTP है वहाँ सुपरनोवा के बगल में, सेक्टर 94 में BPTP वाला कैपिटल सिटी ऑफिस की बिल्डिंग है, उसके अंदर खुल गए डियाब्लो वगैरह, अच्छे 18 कम्युनिटी उसका बाहर गेट पे भी है वो, आई हैव सीन दैट। हाँ अभी खुले हैं। हाँ। तो आप अब जैसे एक सेगमेंट ऑफ लोग ऐसे हैं नोएडा में अब रहते हैं, जो अब गार्डन गैलेरिया जाने में, या इनफैक्ट गुलशन 129 के रेस्टोरेंट्स में जाने में, या स्काई मार्क के रेस्टोरेंट जाने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, और महंगे चाहिए अब लोगों को। तो आपने जैसे SPR का एग्जांपल दिया, इवेंचुअली रेस्टोरेंट्स तो वहीं आएंगे या टेनेंट्स तो वहीं आएंगे जहां पे एक्चुअल कस्टमर्स तो हों। ये ज़रूरी है भाई। यमुना एक्सप्रेसवे पे एक टाइम पे बोलते थे कौन जाएगा, या गाज़ियाबाद, ज़िला गाज़ियाबाद बोलते थे, राइट? मैं गुड़गांव की बात करूँ तो सोना रोड की बात करें, या न्यू गुड़गांव मानेसर की बात करें, आज वहाँ पे रेट यार 12-13,000 14,000 हो चुका है। आपको लगता है बिल्डर के, एक रिप्यूटेड बिल्डर के आने से उस लोकेशन की थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाती है? एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे वेव सिटी पे मैंने एक टाइम पे 30,000 35,000 रुपये की ट्रेड करते थे हम लोग, प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। और आज वहाँ पे हाई राइज जो है, गौर आया, इसके बाद काउंटी का जेट काउंटी आया, ठीक है? राइट राइट। तो वो आए, कैसे बिका?
इतनी दूर होने के बावजूद भी प्रेस्टीज में समझ आता है कि 10 से 15 मिनट की ड्राइव है, बैंक ऑन लोकेशन है, वो बिकेगा, लिस्टेड कंपनी है, काम करा हुआ है और थोड़ा अल्ट्रा लग्जरी लेके, और रेट बहुत अच्छा था एंड यूजर्स और investors दोनों 60-65 एकड़ था। 60 पैसे एकड़ था। और इसके अलावा मुझे लगता नहीं है आसपास कभी आ पाएगा। लोग कंपेयर कर रहे थे सिद्धार्थ विहार से कि पुरानी जो सोसाइटीज थे उसके, क्योंकि रीसेल में भी आसपास चीजें होती थी। यार बट एक्चुअली वेव सिटी एक एक आदमी मान लो गाजियाबाद में क्यों नहीं कंसिडर करता था कि वो ये नहीं बोलना चाहता किसी को कि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। जो आदमी लेट्स से सेक्टर 107 नोएडा के अंदर एक सोसाइटी है सनवर्ल्ड वर्णलिका या आम्रपाली हार्टबीट सिटी, अगर कोई वहाँ रहता है, अगर उससे आप पूछोगे आप कहाँ रहते हो, वो बोलेगा सेक्टर 107 नोएडा में रहता हूँ। अगर कोई आदमी काउंटी 107 में रहता है, उससे पूछोगे आप कहाँ रहते हो, वो बोलेगा सेक्टर 107 का भी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा काउंटी 107 में रहता हूँ। ठीक है, एड्रेस। कमिलियस में जो रहता होगा वो ये नहीं बोलता मैं गोल्फ कोर्स रोड पे रहता हूँ। जो पार्श्वनाथ की सोसाइटी बनी हुई है गोल्फ कोर्स रोड पे, वो बोलेगा मैं गोल्फ कोर्स रोड पे रहता हूँ, वो पार्श्वनाथ नहीं बोलेगा। बोलेगा लेकिन कमिलिया वाला बोलेगा, कब- क्रेस्ट वाला बोलेगा कि मैं तो इसमें रहता हूँ। सिमिलरली गाजियाबाद में कोई ऐसा एड्रेस नहीं था जहाँ पे आदमी, अब मैं सिद्धार्थ विहार में रहता हूँ, मज़ा ही नहीं आया, बोलने में भी मज़ा नहीं आया, मैं गौर सिद्धार्थम में रहता हूँ। वर्सेस अब वो ये नहीं बोलेगा मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, वो बोलेगा प्रेस्टीज सिटी में रहता हूँ। तो प्रेस्टीज गाजियाबाद में जो प्रेस्टीज की कमी थी कि मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, वो प्रेस्टीज की कमी प्रेस्टीज ने पूरी कर दी। हम्म। इसलिए वो इतना उसको उतना मैसिव रिस्पॉन्स मिला। रही बात वेव सिटी की, हमने वहाँ पे सिर्फ गौर एनवाईसी को प्रमोट किया। आई एम नॉट वेरी प्रो गाजियाबाद एज अ सिटी। गौर एनवाईसी को इसलिए प्रमोट किया था कि वो ऑल इंक्लूसिव दैट वाज क्लोज टू 9,000 रुपये प्लस माइनस पर स्क्वायर फीट। ठीक है, मुझे पता था कि अब ये लास्ट प्रोजेक्ट है पूरे दिन दिल्ली एनसीआर में, ऑल इंक्लूसिव 9,000 रुपये का रेट अब दोबारा कभी नहीं आएगा। प्लस उन्होंने प्रोजेक्ट को ना बहुत अच्छा अपग्रेड भी कर रहे हैं। गौर भी, आप क्योंकि हम तो मिलते भी रहते हैं, अब कोई बोलता है कि गौर ने इतना लग्जरी नहीं बनाया तो कैसे बना देगा, अफोर्डेबल ज़्यादातर बनाए हुए हैं। अरे जिस ज़माने में उसने अफोर्डेबल की डिलीवरी करी हुई है, उस ज़माने के सारे उसके साथ के बंदे जेल में हैं, उसके सारे सहपाठी जितने थे, उसने डिलीवरीज दी हैं, सबसे ज़्यादा रजिस्ट्री करा रखी है उसने नोएडा के अंदर। तो लग्जरी बनाने के लिए बना सकता है वो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अच्छे कंसल्टेंसी हायर कर रहे हैं, डिलीवरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गौर एनवाईसी में वो स्कोप था। अब जैसे मान लो जेड काउंटी है, अब काउंटी बहुत अच्छा डेवलपर है, लेकिन काउंटी या कोई भी बिल्डर डीएलएफ कोई ना हो, कोई भगवान नहीं है। अब जैसे काउंटी में आपको पता है क्या क्या सिस्टम होता है, वहाँ ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा, वहाँ अच्छा वो एक बिल्डर ऐसा है जहाँ पे ट्रेडर्स आते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर 9-9,500 रुपये में लोगों ने खरीदा, इस उम्मीद पे कि मैं जैसे आइवरी काउंटी का एग्जांपल पकड़ लिया कि वहाँ 7,500 रुपये में लिया था मैंने, अगले दिन रेट था 7,800 रुपये, अगले दिन रेट था, आप याद है आपको आइवरी काउंटी बिल्कुल में क्या बिल्कुल टाइम याद था? है, बिल्कुल याद है। 7,500, फिर अगले दिन 7,800, अगले दिन मैं 81, गुड़गांव बैठे आवाज आती थी उनकी। है ना? हम्म। तो ऐसा था, दिन के रेट चल रहे थे आइवरी बिल्कुल काउंटी में। बिल्कुल। ठीक है, तो वही जेड काउंटी में लोगों को लगा कि 9.5, 9, 9.5, अब 9700 हो जाएगा, 9800 हो जाएगा, तो कुछ कोई एग्जिट नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई बिल्डर भगवान नहीं है। भाई प्रेस्टीज में आपको लगता है बहुत ज्यादा फोमो हुआ है यार। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं मार्केट की बात नहीं कर रहा, अभी अपनी बात करता हूँ। हमने 14-15 ट्रांजेक्शंस करे हैं, बट कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने 35th फ्लोर 38th फ्लोर से ऊपर भी ले रखा है, ब्रैकेट ले लेते हैं 35 फ्लोर के आसपास। अगर वो नहीं रहेंगे, इन्वेस्टर हैं, तो निकालने में, एग्जिट करने में दिक्कत नहीं आएगी उनको। देखो अब अभी बहुत सारे ना रियल एस्टेट बायर्स ऐसे, क्योंकि यूनिट्स नहीं थी जो सेकंड डे थर्ड डे स्लॉट मिला या फोर्थ डे स्लॉट मिला, वहाँ पे इन्वेंट्रीज नहीं थी और उनको प्रॉपर्टी तो लेनी थी, एंड व्हाट हैपेंड। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि कौन से यूनिट उसमें अच्छे हैं कौन से बेकार हैं, क्योंकि ऐसे किसी की इन्वेस्टमेंट मन खराब मैं होता है। आपका व्यू जानना चाहता हूँ भाई। पर मैं फ्लोर के हिसाब से व्यू बता देता हूँ हाँ, आपको। क्योंकि आपने अभी कुछ टाइम पहले अभी एक बात बोली थी कि अगर प्रोजेक्ट यूनिक है तो सब बिकेगा, एग्जिट भी होगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट यूनिक है। इट्स नॉट लाइक एलडीगो, इट्स नॉट लाइक अदर सुपरटेक या कोई और XYZ कैटेगरी D और C का है कि जहाँ पे एक नॉर्मल आया और दिक्कत करेगा ही करेगा एग्जिट में, बट यहाँ पे यूनिक है तो आपको लगता है बिकेगा, कल को एग्जिट करने में दिक्कत नहीं आएगी उसमें। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग मिडिल फ्लोर्स मांगते हैं, राइट भाई? हाँ ये है। 20 फ्लोर का मिडल 10 है, 40 फ्लोर का मिडल 20 है। 40 फ्लोर का बिल्डिंग अगर प्रेस्टीज की है तो यहाँ पे 20 मांगा लोगों ने मिडिल फ्लोर्स, और वही कस्टमर किसी और प्रोजेक्ट में 10 मांगता है। यानी कि फ्लोर का अपना कोई व्यू पॉइंट नहीं है कस्टमर का। व्यू पॉइंट क्या है कि मिडिल फ्लोर्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक 15 फ्लोर एंड अबव ज़्यादा लोग अब प्रेफर करने लग गए हैं। ठीक है, कि आपको शोर नहीं आता, आपको धूल नहीं आती। लिफ्ट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, लिफ्ट का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये। वेटिंग टाइम जितना कम हो तभी तो लोग नीचे मांगते हैं। ऊपर हाई राइज में ये प्रॉब्लम आती है, बहुत बहुत वेटिंग टाइम हो जाता है। लेकिन मैं खैर बताना ही चाह रहा था कि क्योंकि अब जब तक वो प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, बहुत सारा सेगमेंट ऐसा भी क्रिएट हो जाएगा जो आज 25 साल 26 साल 28 साल का है, जो उस जमाने में जब प्रेस्टीज का प्रोजेक्शन आएगा तो वो शायद 32 साल 33 साल 34 साल का होगा और वो मैरिड होगा। ही विल प्रेफर आई थिंक हाई राइजेज मोर, जो बिल्कुल यंग क्राउड होगा।
जैसे पर्सनली अगर आप और मैं प्रेफर करेंगे तो शायद हम तो बोलेंगे यार प्रेस्टीज में टॉप फ्लोर लो, ले लो, अलग ही पूरा पेंट हाउसेस होते हैं भाई टॉप फ्लोर हाँ पेंट हाउसेस तो होते ही हैं, बट चलो वो तो और कहीं बन नहीं सकते, लेकिन बट ऊपर के बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप छोड़ दो, एक्सट्रीम टॉप में आप बोल सकते हो कि गर्मी की प्रॉब्लम है, उससे नीचे वाले फ्लोर्स में अगर आप लोगे बिल्कुल क्लियर व्यू होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ना हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग नीचे प्रेफर करेंगे, कुछ बीच में प्रेफर करेंगे, ऊपर प्रेफर करेंगे, मिल जाएगा एग्जिट। बट यमुना एक्सप्रेस वे भाई कहाँ चला गया रेट किस चीज़ का, प्लॉट का? प्लॉट्स का यार? 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एस का देख लो आप। मैं तो हमेशा कंपेयर खुद ही करूंगा कि हमने तो बेचा है भाई। हाँ 30 आप कंट्री देख 28 लो, आप हाँ आपने बहुत अच्छा काम करा आप कंट्री में, और 30-35 हज़ार रुपये का रेट था और इतना ज़्यादा 30-35 हज़ार का तो अभी था, वो तो पुरानी बात भी नहीं है, अभी था 2 साल पहले। 2 साल पहले की बात है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आज भी। अगर मैं कहूँ कि मुझे वहाँ से दुकानें हो जाएं आसपास, या कैब मिल जाए या ऑटो मिल जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो फिर भी इतना रेट देखो दोनों बातें हैं, क्या जस्टिफाइड है? बिल्डर एस हो, डीएलएफ हो, हीरानंदानी हो, XYZ कोई भी हो, ये राम राज्य नहीं है। वो अपने फायदे के लिए बैठे हैं, जो खरीदने वाला है वो अपने फायदे के लिए बैठा है। वो किस रेट में बेचे, जितना उसको लगता है कि मैक्सिमम मेरा इस रेट में बिक जाएगा। करेक्ट भाई? उसने कितने की जमीन खरीदी है, कितने की नहीं खरीदी है, उससे तो फर्क नहीं पड़ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इवेंचुअली वो ये देखता होगा, एस वाले ने क्या सोचा होगा कि मेरा मैक्सिमम कितने में बिक जाएगा, तो उसको लगा होगा कि मेरा 1.25 लाख रुपए गज का बिक जाएगा, जो उसका बिक भी गया। अगर उसका 50, 60, 70% बिक गया तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया, तो उतना उसने प्रोजेक्ट अच्छा, बिकने का ये रीज़न तो है ही कि जैसे प्लॉट बना रहा है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर और अंदर की सोसाइटी भी वैसे बना रहा है। अरे नेक्स्ट लेवल भाई, रहने में मजा आ जाएगा। यहाँ राजाओं की कॉलोनी है ये, एस एस्टेट और एस एकर विले जो प्रोजेक्ट्स हैं। अभी आप देखो यमुना एक्सप्रेसवे पे ये डिबेट हो सकता है कि 5 साल में लोग आएंगे अच्छे तरीके से या 10 साल में आएंगे, ये तो डिबेट है। बिल्कुल, ये तो कोई नहीं बोल रहा कि यमुना एक्सप्रेसवे पे 20 साल तक भी कुछ नहीं होगा। वो पहले था जब हम हाँ, कन्विक्शन। उस टाइम वो जेपी वेपी वाला था। अब देखो जेपी भी अडानी वडानी लेने वाला है, उसको भी जल्दी उसका रेजोल्यूशन अगर हो जाता है। पर मैं कह रहा हूँ कि यही तो डिबेट है कि 4 साल में यहाँ पे लोग आएंगे या 5 साल में आएंगे या सोशल इंफ्रा 10 साल में आएगा, ये तो डिबेट है। बिल्कुल, डिबेट ये तो नहीं है कि यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट नहीं होगा। इंडिया अगर डेवलप होगा ना तो यमुना एक्सप्रेसवे भी डेवलप होगा। इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इतना पैसा खर्च नहीं करेगी गवर्नमेंट, इंडिया को इतना रईस कंट्री नहीं है। लेकिन अगर मेट्रो भी आ रही है आई थिंक वहाँ पे ना। अरे सब आ जाएगा। जितना आप सोच सकते हो ना, जो चीजें देखो, किसी शहर की स्टोरी है, पानीपत की क्या स्टोरी है कि यहाँ पे, या गाजियाबाद की क्या स्टोरी थी। अगर कंपेयर करें आईजी एयरपोर्ट से, तो क्या इसका कोई कंपैरिजन है कि नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो सारा पॉलिटिकल सिस्टम, जो जिनके पास पावर है वो सारा दिल्ली में है भाई, वो नहीं है कंपैरिजन। लेकिन मैं कहना ही चाह रहा था, पानीपत की क्या स्टोरी है, वेव सिटी की क्या स्टोरी है, कि यहाँ पे पैसे वाले लोग रहते हैं, पानीपत के अंदर पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, उनके पास गेटेड सोसाइटी विद क्लब हाउस एंड ऑल की ऑप्शंस नहीं है। जैसे M3M का भी प्रोजेक्ट आया वहाँ पे, और भी मैंने गोदरेज करा है, वगैरह का भी आ रहा है। तो आपने क्या? हमने करा है। अच्छा। मेरी टीम थी वहाँ पे, तो ओके। स्टेशन थी 6-8 महीने हमने बहुत अच्छा सेटअप अच्छा। करा है। पहले एक्सेप्टेंस नहीं थी पर प्राइस स्टोरी की। क्या थी? स्टोरी यही है ना कि भाई पानीपत में इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे वाले लोग हैं और यहाँ पे अच्छी सोसाइटी है ही नहीं उनके रहने के लिए। ये स्टोरी है। हाँ। गाजियाबाद की ये स्टोरी है। मान लो आपको पता है प्लॉट में ना उल्टा हुआ है, वहाँ 1000 गज के प्लॉट पहले बिके थे, राइट, क्योंकि जितने पॉश लोकेशन थी पानीपत पे, राइट, क्योंकि M3M ने करके दिखाया। राइट। मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पे जब बनाया ना, तो लोगों ने एक्चुअल में डिफरेंस देखा, क्योंकि वहाँ पे जो जितनी, क्योंकि छोटी मार्केट है, राइट, वहाँ सारे इंटरकनेक्टेड हैं। राइट, जब हमने काम करना एक्चुअली शुरू करा, हमने देखा यार ये तो हर कोई जानता है एक दूसरे को। राइट, मेरे क्लाइंट को वो ब्रोकर जानता है, वो ब्रोकर उसको जानता है। राइट। तो वहाँ पे कुछ टाइम तक नहीं आया, लोगों ने कहा बहुत एक्सपेंसिव है, और M3M अपना साइमल्टेनियसली प्राइस बढ़ाता गया और काम करता गया, वो दिखा देखने रहा के है, बाद आज दिखा रहा है, और एक्सेप्टेंस है भाई, बिक रहा है माल तो। राइट, वो फर्क लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। मैं अच्छा नहीं, देखो हर शहर की, मैं कह रहा था, अपनी स्टोरी है। मान लो सोनीपत की स्टोरी कुछ है कि यहाँ पे मारुति का आ रहा है तो उसकी वजह से ये होगा। रिलायंस एमिटी की अपनी स्टोरी है। तो हर जगह की अपनी अपनी एक एक दो दो स्टोरी है। यमुना एक्सप्रेसवे की कम से कम 50 स्टोरीज है। पहली स्टोरी, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिल्कुल इसको हर जगह से कनेक्ट करेंगे, IGI से, NH24 सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद से, मेट्रो से, ये सब वो सब जितने हो सकते हैं सब चीज़ों से। दूसरी स्टोरी आपको सुननी है, धार्मिक सुनोगे। धार्मिक में वहाँ पतंजलि का सबसे बड़ा बन रहा है। एक वो आदि योगी जी, सदगुरु जी, ईशा फाउंडेशन वाले, उनका जो एक वो नहीं है कोयम्बटूर में, वो जो शिव जी की आदि मूर्ति है, उनका यहाँ पे हाँ हाँ, काफ़ी, समझ गया। सदगुरु जी वो थोड़े अच्छे स्पिरिचुअल गुरु हैं, हाँ, ठीक है, बाइक वाइक पे भी चलाते हैं, कम्युनिकेशन बहुत। सॉलिड है। हाँ, उनका काफ़ी बड़ा एक वो आ रहा है। तो उसमें क्या है कि काफ़ी सारे उनको मानने वाले लोग हैं। बैंगलोर में आया था उनका आफ्टर कोयम्बटूर, वहाँ पे जो 50,000 रुपये गज का प्लॉट था ना, उनका आश्रम खुलने से वहाँ पे 2 लाख रुपये गज का रेट हो गया विद इन स्पैन ऑफ 2 साल। तो वो भी आ रहा है यहाँ पे। उसके अलावा सेमीकंडक्टर की स्टोरी सुनो, शाहरुख खान नाचेगा यहाँ, वो भी सुन लो आप, फिल्म सिटी आने वाली है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं। एक सेक्टर के अंदर से फर्नीचर का काम होगा, एक सेक्टर के अंदर से इस चीज़ का काम होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग की काफ़ी सारी स्टोरी है। तो यहाँ जितनी स्टोरीज आप रियल एस्टेट की सुन सकते हो, सारी स्टोरी हैं। 100% है कि गवर्नमेंट हमारी इसको 100% डिलीवर नहीं कर पाएगी, ये क्लियर है बात, हमें भी पता है।
हम सिंगापुर में नहीं रहते, हम दुबई में नहीं रहते, हम इंडिया में रहते हैं। हम्म। पर मैं कह रहा हूँ अगर 50% भी ये हो जाएगी ना, तो यहाँ पे प्राइसेस विल वेरी, मतलब प्राइसेस काफ़ी अच्छे इंक्रीज कर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। सच अ ब्यूटीफुल, बढ़िया पॉडकास्ट। मैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था वीडियो की शुरुआत में कि अनफिल्टर्ड काफ़ी ज़्यादा मैं भावुक हो गया हूं, मैं बहुत सारे सवाल लेकर आया, इसलिए मैं आपसे बताना नहीं चाह रहा था। तो मेरा लास्ट 2 सवाल है भाई आपसे जो पूछना है। पहला ये है कि अगर बिल्डर वाइज कैटेगराइज करें तो आप गुड़गांव और नोएडा, अगर मैं ए, बी और सी, अगर तीनों को हम कैटेगराइज करें तो कौन से बिल्डर्स आपकी नज़र में है? ऐसे ही बता दो, कोई बात नहीं, देखो, वो रहेगा हमेशा। DLF इज टाटा ऑफ रियल एस्टेट, हाँ है ना। M3M इज अडानी ऑफ रियल एस्टेट, हाँ, ठीक है। बड़े स्मार्ट हो आप, घुमा के बताते हो। हर कनेक्ट कर सकता है ना। अडानी भी क्या है, जल्दी एक्सपेंशन, थोड़ा लेफ्ट राइट, है ना। M3M भी थोड़ा अपना लेफ्ट राइट सिस्टम तो है उनका। सिग्नेचर ग्लोबल से शोभा? शोभा टॉप लेवल कंस्ट्रक्शन वाइज, कोई कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत ए में दे तो, बी में, सी में? टॉप ए वन कैटेगरी, शोभा शोभा इज वन कैटेगरी। एलान? एलान इज येट टू प्रूफ, बट एलान, अभी हम गुड़गांव से चलो स्टार्ट लेट्स करते स्टार्ट विद हैं। गुड़गांव। गुड़गांव स्टार्ट करते हैं। ए, DLF फॉर श्योर, ठीक है। शोभा फॉर श्योर। अभी अडानी और बिरला, इनको तो दिखाना है अभी ना अपना, अभी तो प्रोजेक्ट कैसे दिखा के उसके बाद बता बता बिरला के पाएंगे। फ्लोर्स हैं, बिरला के बहुत ज्यादा मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं है यहाँ पर अभी अदानी और बिरला के। दे आर येट टू प्रूफ, Yes. ठीक है। गोदरेज श्योरली नॉट इन द फर्स्ट कैटेगरी। सिग्नेचर ग्लोबल से ना मुझे उम्मीद थी कि अच्छा करेगा, बट इतना नहीं अच्छा कर पा रहा। सिग्नेचर ग्लोबल से मुझे उम्मीद थी कि अच्छा, इनको फंडिंग भी आ रही है। एसपीआर वाला कुछ बहुत ज्यादा मतलब एक तो पता नहीं प्रोजेक्ट्स के प्लानिंग थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं, फिर जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं उनमें थोड़ी थोड़ी ना, जब तक पुराने को नहीं ठीक करोगे ना भाई, तब तक नए वाले को मत अब चमकाओ। आप पुराने को ठीक कर दो, अपने आप भाई कस्टमर डू यू नो मानेंगे। 3070 में आज भी प्रीमियम लोगों को नहीं मिलता है। मैं कह रहा हूँ जो उनके डिलीवर्ड हैं फ्लोर्स, उनमें भी बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज इश्यूज हैं, आ रहे हैं। इश्यूज हैं, हाँ मुझे तो पता। मैं कह रहा हूँ पहले उनको ठीक कर लो, आपका लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी सब खरीदेगा बाजार। और लग्जरी वाला बंदा यही देखता है कि मिड सेगमेंट फ्लोर्स में भी अगर दिक्कत आ रही है तो लग्जरी अभी तक सिग्नेचर बनाया ग्लोबल नहीं से है। मुझे उम्मीद थी, एलान से आई रियली हैव हाई होप्स। एलान में किस पे रखते हो आप, ए, बी और सी? दे आर येट टू प्रूफ, बट बी आप बोल सकते हो। ए तो जब वो सिग्नेचर ग्लोबल? बी बोल सकते M3M? हो। M3M इज बिटवीन ए एंड बी। स्मार्ट वर्ल्ड ए एंड बी? हाँ मतलब नहीं, आप बोलो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। M3M। और इसके अलावा एटीएस में बहुत अच्छा सेंट्रल पार्क इज ऑल्सो वेरी गुड। सेंट्रल पार्क इज वेरी, ए और बी के बीच में सेंट्रल पार्क भी। सेंट्रल पार्क इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि वो इतना एक्सपेंशन नहीं कर रहे, इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं आते उनके, लेकिन जो चीज़ें बनाई हुई हैं, क्या क्या क्वालिटी है यार, सेंट्रल पार्क ने नेक्स्ट लेवल यार। 48 वाला भी इनका, सोना वाला भी बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। मज़ेदार प्रोजेक्ट्स हैं। हम जब भाई 30-40 हज़ार के रेट पे बेचते थे सोना पे, उस टाइम पे 1.25 लाख रुपए का रेट था, वही बता के बेचते थे। उसका अंदर पूरा सोना का मार्केट 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए गज का है, और सेंट्रल पार्क 2.5 लाख, पौने 3 सारे लाख। बिल्डर्स एक जगह वो डोमिनेट करता है भाई उस माइक्रो मार्केट नेक्स्ट को। लेवल भाई। नोएडा की बात कर लेते हैं। ए, नोएडा में ए, प्रेस्टीज इज ए नाउ, अगर आप नोएडा में इसको कंसीडर कर लो। NH24 को भी, शोभा इज ऑल्सो इन ए नाउ। नेक्स्ट कैटेगरी में आप बोल सकते हो M3M, काउंटी, एस, एस, इनको आप नेक्स्ट कैटेगरी में बोल सकते हो। गॉर्स भी इसी कैटेगरी में बोलूँगा मैं। गॉर्स को लोग अभी समझते नहीं है। गॉर्स बहुत इतनी डिलीवरीज देना, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। जो टाइम था ना उस टाइम नोएडा एक्सटेंशन का, फार्मर्स का इशू, सारे सुपरटेक, अमरपाली, सबने हाथ खड़े कर दिए। डिलीवरीज उन्होंने दी हैं, कैसे कैसे करके दी हैं। अभी वहाँ पे कुछ लैंड यूज़ का चल रहा था, अपना मॉल गिरवी रख के पेमेंट कर रहे हैं। पर गौर लग्जरी में नहीं आया कभी यार उस टाइम बाजार था मार्केट का, 2012-13 में कैसे बेचते हम। 2012-13 में कोई डिमांड थी लग्जरी की? डिमांड ही नहीं थी। जिस चीज़ की डिमांड थी, घरों की डिमांड। काउंटी ग्रुप आया इंदिरापुरम में, मिड सेगमेंट था, और में थे, बट क्या उसने अपग्रेड करा अपने आप को? राइट समय के राइट, हिसाब पर से। गौर सौंदर्यम भी है, ऐसा नहीं है। गौर स्पोर्ट्स फूड भी है, बीच बीच में थोड़ा अपर मिडिल क्लास बना रहा था वो प्रोजेक्ट। सौंदर्यम को यू कैन नॉट कंपेयर विद क्लियर काउंटी। राइट। और एस पार्कवे, अगर एस की मैं बात करूं, हाँ, तो वो तो थोड़ा सा है ही। तो उस टाइम यार जैसा मार्केट था, जैसा लैंड था। अब जैसे गौर यमुना सिटी है, 250 एकड़ डिलीवर करा है यमुना एक्सप्रेस वे पे। सुपरटेक ने नहीं किया, जेपी ने नहीं किया, कितने सारे हैं वहाँ। एक वो मायावती जी के भाई का था, कौन सा NRI करके, लेफ्ट साइड में था, आई नो। हाँ, SDS NRI करके, उन्होंने नहीं किया। कितनों ने नहीं किया डिलीवर वहाँ पे। गौर यमुना सिटी 250 एकड़ डिलीवर किया है। तो डिलीवरी को आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे यार। डिलीवरी बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए लग्जरी करना कितना मुश्किल है। कर लेगा आप लग्जरी। आप गौर आइलैंड्स, लेगेसी, गौर आइलैंड्स बताऊँ मैं आपको भाई, मल्टी बैगर जो एलान प्रेसिडेंशियल हार्बर, उसमें आप गौर आइलैंड्स को भी आप देखना। गौर आइलैंड्स वॉज लॉन्च्ड एट 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, 7,000-7,500 रुपये पर स्क्वायर फीट। क्या पोजेशन पे देखना, कम से कम वो 20,000 रुपये प्लस जाएगा। तो इतना रिटर्न वहाँ पे लोगों को दे रहा है वो। कैटेगरी सी? हाँ, कैटेगरी सी में LD को बोल लो, पूर्वांचल बोल लो,
ये अच्छे हैं वैसे बिल्डर यार, इनको ऐसे सी में बोलना अच्छा नहीं लग रहा। सी एज इन जैसे आपने एक बात बोली थी ना, यूनिक यूनिक प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे अभी भी, हम तो आज के टाइम के हिसाब से ही बोलेंगे ना। एलडी को अच्छा है, पूर्वांचल भी अच्छा है यार, सी में बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसको, पर मैं उसको इनसे भी कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि छोटा बिल्डर है, पर अच्छा है। नया नया बडिंग में सीआरसी अच्छा है भाई, नोएडा में दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। 5 अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स अंडररेटेड नोएडा से प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। 150 पूरा Under- अंडर वैल्यूड है, that's अंडर location, वैल्यूड है, हाँ अंडर वैल्यूड लोकेशन है, वहाँ पे आपको अच्छी प्रोजेक्ट्स बताओ तो। एनी 5 इन नोएडा, इंटायर नोएडा। आपको लगता है यार मतलब इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, पर आज भी इसको बहुत ज़्यादा अंडररेटेड हमेशा जेपी ग्रीन्स लगता है मुझे। जेपी ग्रीन्स मैं लोकेशन वाइज आपको बता देता हूँ। लगता है आपको। जेपी जेपी ग्रीन्स मुझे लगता है अंडर वैल्यूड है, जेपी विस्टा मुझे लगता है अंडर वैल्यूड है, सेक्टर 150 उस लोकेशन में सारे प्रोजेक्ट्स आपने बता दिए मोरलेस। हाँ हाँ, अब कोई हो सकता है थोड़ा मार्केट से कम बिक रहा हो, ज़्यादा बिक रहा हो, मैं ऐसे नोएडा एक्सप्रेस वे आपको लगता है अंडररेटेड है? नहीं, अब तो पकड़ लिया अपना प्राइस पकड़ लिया। हाँ, तो पकड़, अब अंडर वैल्यूड नहीं एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स 2-3 जो आपको लगता है अंडररेटेड? है, दिमाग में नहीं आ रहे, कोई नहीं है ऐसा वैसे, कोई नहीं नहीं। अंडर वैल्यूड, कोई क्लियो काउंटी अंडर वैल्यूड नहीं है, गिरेगा उसका तो प्राइस, क्लियो काउंटी का तो प्राइस गिरेगा जब डिलीवरी ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स इन द सेम सेगमेंट, अभी सप्लाई नहीं है ना, दिल्ली से कुछ बेचा, नोएडा शिफ्ट करने आए, काउंटी 107 में मिला नहीं, 150 नहीं जाना पार्के वार्के, क्लियो काउंटी में जाके खरीद लेते हैं। जब डिलीवर हो जाएंगे, एक्सपीरियन एलिमेंट्स हैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो ऑप्शन आ जाएंगे, तो क्लियो काउंटी का तो प्राइस स्टैग्नेंट होगा, गिरेगा भी। आखिरी सवाल, जी भाई। क्या फार्म हाउस लेने चाहिए नोएडा में? नहीं नहीं, वजह? कभी भी टूट सकते हैं यार, कभी भी टूट सकते हैं। डूब क्षेत्र हैं सारे। हाँ हाँ, डूब क्षेत्र है, फार्म हाउस तो नहीं लेने चाहिए, आई डोंट थिंक लेने चाहिए। आपको लगता है नॉट सेफ टू इन्वेस्ट? नहीं, जहाँ के हो वहाँ ले लो, जहाँ जो आपका बैकग्राउंड है, होम टाउन है, या कोई आपका घर परिवार कहीं रहता हो, कुछ भी आपका एंगल हो, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड ले लो, डूब क्षेत्र वगैरह में तो नहीं लेने चाहिए। तो ये थे भाई मेरे सवाल। डन अंकित मैं भाई। बहुत सारी चीज़ें आज पूछना चाह रहा था, फाइनली आपको पकड़ा मैंने आज। राइट भाई। सो थैंक यू सो मच फॉर द पॉडकास्ट भाई, बहुत मज़ा आया। जी भाई। मतलब होपफुली कुछ नई चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली विल डू अनदर पॉडकास्ट। श्योर अंकित Right. भाई। सो गाइज ये था आज का पॉडकास्ट, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई ऐसी चीज़ें मिस आउट हो गई हो, कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपको लगता है कि मुझे पूछने चाहिए थे, क्योंकि ही इज़ अ चैम्प ऑफ नोएडा, और गुड़गांव से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो तो आई वुड बी हैप्पी टू एड्रेस। और कैसी लगी वीडियो लाइक ज़रूर करना, और ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, धन्यवाद।